आपने कुछ झूठ सच नहीं छुपाया है, तो मेरा 20 साल का एक्सपीरियंस मैंने जितना देखा है, आपको क्लेम मिलेगा। आई हैव फेस्ड मल्टीपल डेथ क्लेम्स, एज बैड एज अ सुसाइड, एज बैड एज अ मर्डर, अ सीवियर एक्सीडेंट, लेट्स से नेचुरल डेथ। आई हैव हैंडल्ड प्रीटी मच एवरीथिंग, और क्लेम हर जगह से मिलता है एज लॉन्ग एज हम ऑनेस्ट रहे। आप ये बोल रहे हो कि 10,000 की लिमिट थी मेरी इंश्योरेंस में, हेल्थ इंश्योरेंस में, मैं 15,000 के रूम में रुका, खर्चा तो मैंने 5,000 ही फालतू किया। अब मैं अगर 10 दिन हॉस्पिटल में रहा तो मैं सोच रहा हूँ कि मैं 50,000 दे के बच जाऊंगा, बट ऐसा होने नहीं वाला है। अगर मेरा टोटल बिल 20 लाख रुपए का आया तो इंश्योरेंस कंपनी क्या बोलेगी कि हमने आपको 10,000 की लिमिट दी थी पर रूम की, आपने 15,000 खर्चा किया, मतलब आपने 33% ऊपर खर्चा किया। तो अब जो आपका टोटल 20 लाख रुपए है, इसका 33% आप ही भरो, मतलब 6-6.5 लाख रुपए आप ही भरो, हम 14 लाख 13-14 लाख रुपए भरेंगे बेसिकली। ओके, Correct. So this is a problem with everyone who's currently holding a United Oriental or a New India policy, or some private sector policies also which were taken, let's say in 2012, 2015, whichever movement. तो अगर ऑडियंस हमारी हमें देखेगी, और आप जाइए और अपनी पढ़िए पॉलिसी को, उसमें अगर रूम रेंट शब्द लिखा है तो इट इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम इन योर लाइफ इन द नेक्स्ट 10, 15, 20 years. You come out of such policies, and for new buyers, never buy a policy with the room rent because you'll get stuck with that. बेसिक से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो बहुत सारे लोग हैं, मैं अपने फादर की जनरेशन की बात करता हूँ, जिनको लगता है कि इंश्योरेंस का कोई मतलब नहीं है, कोई काम की नहीं होती इंश्योरेंस। हमारी जनरेशन के जो लोग हैं वो फिर भी इंश्योरेंस को समझते हैं, लेना चाहते हैं, लेकिन फिर भी बहुत सारे लोग हैं जो नहीं लेते। तो बेसिक क्वेश्चन यही है कि इंश्योरेंस लेना क्यों चाहिए किसी को भी, सबसे पहले तो आप यही समझा दीजिए। See, it's a very simple answer. अगर आपके अकाउंट में आज की डेट में 1 करोड़, 2 करोड़, 5 करोड़ रुपए है, तो डेफिनेटली आप वो इंसान है जिसको इंश्योरेंस की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। आपकी नेटवर्थ ही इतनी है कि आपको इंश्योरेंस की जरूरत नहीं पड़ेगी। प्रॉब्लम क्या है, 99% ऑफ इंडिया के पास में अकाउंट में 5 लाख रुपए भी नहीं होता। दैट्स द ट्रूथ ऑफ द मैटर। तो सिंपल सी लॉजिक है कि अगर मुझे अपने हार्ड एंड मनी को बचा के रखना है किसी इवेंचुअलिटी के सामने, चाहे वो हो सकता है मेरी तबीयत खराब हो रही हो, या हो सकता है मेरी डेथ हो, उस केस में मेरे जो डिपेंडेंट्स है वो रोड पे ना जाए फाइनली, उसके लिए तो टर्म इंश्योरेंस है कि अगर मेरी डेथ हो जाए और मेरे डिपेंडेंट्स के ऊपर भी वो बहुत खर्चे होते हैं। आप मेरा हाउस होल्ड पकड़ लीजिए, बच्चों की पढ़ाई है, घर के खर्चे हैं, लोन्स हैं। इन प्लेसेस लाइक बॉम्बे अगर आप घर खरीद रहे हो बिना लोन के, खरीदना इज मोर और लेस इम्पॉसिबल। तो ये सारी चीजें मेरी वाइफ के सर पे आ जाएंगी अगर मुझे कुछ होता है तो। और जो लार्जर इशू है विच इज अराउंड हेल्थ इंश्योरेंस, क्योंकि कब किसको क्या होगा, छोटा होगा, बड़ा होगा, यू कांट रियली प्रिडिक्ट दैट। एंड द बिगेस्ट एलिमेंट देयर इज कि भाई मेरे आज मेरी 5 लाख, 8 लाख, 10 लाख की सेविंग है, मैं क्यों उसमें हाथ मारूं जब मैं 20,000 रुपए साल के बेसिस पे मैं हेल्थ इंश्योरेंस खरीद सकता हूं, और आई कैन सस्टेन इट। सो टिपिकली इट इज टू डू विद प्रिजर्विंग योर वेल्थ दैट यू आर अक्यूमुलेटिंग, एंड टू इंश्योर दैट आपके डिपेंडेंट्स परेशान ना हो आपके ना रहने पे। सो आइडली दीज आर द टू सिचुएशंस। ही द पॉइंट इज, क्यों आज से 20 साल, 25 साल, 30 साल पहले चलन नहीं था? बिकॉज हाउस होल्ड बहुत लिमिटेड होते थे खर्चों में, लोगों की इनकम्स भी बड़ी लिमिटेड होती थी। अ, आदमी घर बनाते बनाते जीवन भर घर बनाता था, 60 साल जब रिटायर होने वाला होता था तब तो उसका घर बन के रेडी होता था। टुडे दिस इज नॉट द करंट सिचुएशन, राइट? आई मीन बच्चों की पढ़ाई में भी मेरी स्कूलिंग में ना बराबर खर्चा हुआ। मास्टर्स मैंने, आई रिमेम्बर मैंने कुछ 3-4 लाख रुपए मेरी एमबीए की फीस थी, उसके लिए मैंने लोन ले लिया था। अब ये सब चीजें इनके आगे, सबके आगे एक एक जीरो लग चुका है। तो इट इज अ सिचुएशन वेयर यू नीड टू प्रोटेक्ट योर लव्ड वंस, एंड एक्सपेंसेस आर इन अ डिफरेंट जोन ऑल टुगेदर, जो पहले नहीं थे। पहले तो इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट में ही आदमी कंफ्यूज रहता था। जनरली एलआईसी वाले इन्वेस्टमेंट पॉलिसी देके जाते थे, उसको ही इंश्योरेंस मानते थे हमारे माँ बाप। सो करेक्ट। सो काफी बदलाव आ चुका है। ओके, ठीक है। तो सेकंड क्वेश्चन मेरा ये है कि चलिए इंश्योरेंस तो ठीक है, समझ आया कि लेनी चाहिए। तो कौन कौन सी ऐसी इंश्योरेंसेज हैं जो आपको लगता है कि सबको लेनी ही चाहिए, अगर आप थोड़ा सा वो ब्रीफ दे पाए। सबसे पहले, बिना कुछ चीज लेने से पहले, सबसे पहले तो आपका हेल्थ और टर्म इंश्योरेंस। अगर आप बोलेंगे उसमें भी इन ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी, देन द हायर प्रोबेबिलिटी इज दैट कि आपकी हेल्थ खराब होगी कंपेयर टू डेथ। तो पहले हेल्थ इंश्योरेंस, फॉलोड बाय टर्म इंश्योरेंस। ऑफ कोर्स आप जैसे गाड़ी खरीदते हैं तो गाड़ी का इंश्योरेंस तो उसके साथ में आपको पार्ट एंड पार्सल खरीदना ही है, दैट्स द लॉ ऑफ द लैंड।
But health in number one priority, number two is term insurance, and then followed by any other insurances that you would want to have. So I think the basic thing that a household or a family should have is a health and term. Term के सब्स्टिट्यूट्स है, मैं अरबपति हूँ, उसका सब्स्टिट्यूट है, राइट? मैं मेरे पास, मेरी वाइफ के पास में 5 करोड़ का सोना है, तो वो टर्म का सब्स्टिट्यूट हो गया। मेरे पास ज़मीनें हैं, मैं उसका टर्म का सब्स्टिट्यूट हो गया। मेरे पास लोन्स नहीं है, लायबिलिटी नहीं है, मैंने बच्चे नहीं पैदा किए, तो मुझे उतने बड़े टर्म की ज़रूरत नहीं है। बट हेल्थ इंश्योरेंस एक ऐसी चीज़ है जिसका इसका कोई सब्स्टिट्यूट है ही नहीं। बाय पेइंग द अ वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ प्रीमियम आपको हेल्थ कवर मिलता है। उसका एक ही सब्स्टिट्यूट है कि मैं अपनी जेब से पैसा दूँगा और अपनी सेविंग्स को डिप्लीट करूँगा। अदर देन दैट आई थिंक इन दोनों इंश्योरेंसेस को सबसे इम्पोर्टेंट माना जाना चाहिए। किसी को कब लेना चाहिए? मेरे हिसाब से तो करियर स्टार्ट हो गया, पैसे कमाना स्टार्ट कर दिए, तभी पहली सबसे पहली चीज़ इज़ आई थिंक तब इट्स आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि उस टाइम पे शायद आपके पेरेंट्स का भी इंश्योरेंस कवर, हेल्थ इंश्योरेंस कैसा है? बिकॉज़ यू स्टार्टेड योर करियर, यू जस्ट गॉट इंटू इट। इट्स अ गुड टाइम टू लुक एट योर पेरेंट्स हेल्थ इंश्योरेंस आल्सो कि ढंग का है नहीं है, बिकॉज़ फाइनली सारी चीज़ आपके सर पे आने वाली है। तो यूजुअली लोग इंश्योरेंस, आप तो इस फील्ड में हैं इसलिए आई एम जी, जस्ट क्यूरियस टू नो कि यूजुअली लोग जब इंश्योरेंस नहीं लेते हैं या आपकी से बात करते हैं और वो इंटरेस्टेड नहीं होता है, तो या क्या रीजंस होते हैं, क्यों नहीं लेते? अगर आपको लगता है इतना इंपॉर्टेंट है लेना इंश्योरेंस, और जो आप आंसर दे रहे हैं उससे मुझे ऐसा लग रहा है कि इट्स अ नो ब्रेनर, सबको लेना चाहिए इंश्योरेंस, या बट व्हाई डू पीपल नॉट टेक इंश्योरेंसेज यूजुअली? अलग-अलग एज ग्रुप्स के अलग-अलग आंसर्स ओके। हैं। People till their 30s are generally having a good time, having a good life, just started earning. Corporates में corporate health insurance cover होता ही है, थोड़ा बहुत term insurance cover होता ही है। It is not as if they are not aligned to this, they think about it. But at times, there are more, happening things happening in life compared to buying insurance. So सारी एज ग्रुप्स के अलग अलग थॉट है। सो 30s का मैंने आपको ये बताया। 30s टू 40s के बीच में जिस बंदे की गृहस्थी है, अ, शादी हो चुकी है, बच्चे हो चुके हैं, उसका इंश्योरेंस ना लेने के पीछे 2 ही रीज़न हो सकता है। वन इज़ ही हिमसेल्फ डज़ नॉट रियली फील दैट इस इंश्योरेंस को लेने के बाद मुझे फ़ायदा मिलेगा। उसका कुछ तो आस-पास उसके बैड एक्सपीरियंस, उसका अ, उसके एनवायरनमेंट में ऐसी कोई तो घटना हुई है, जिससे उसको लगता है बस ये मिलेगा नहीं मिलेगा, ये नहीं मुझे क्लियर है। There are a lot of such people. And why does that happen? We'll touch upon that area as well. Second is um, जो जिसको लेना चाहिए वो क्यों नहीं लेता? थोड़ा बहुत ये भी पॉइंट है कि um, कोई एक ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जिसने आके ढंग से कंपल्शन के साथ में समझाया हो। ये एक बहुत बड़ा हाँ जी, नॉलेज का एंगल है जो मुझे फील करा सके बिठा के कि दैट आई रियली नीड दिस थिंग। सी पॉइंट इज insurance it's a subject which you think you take and then you forget about it, right? It's not at the top of your mind. आपका आईफोन खराब हो जाएगा, आपकी घड़ी खराब हो जाएगी, आपको 2 दिन तक नींद नहीं आएगी, बिकॉज it's a part of your life. But insurance policy is a decision you've taken and then finally you get over it and then it lies in your wardrobe. उसके बियॉन्ड ऐसा कोई बहुत ही इन्वॉल्व डिसीजन नहीं है इंश्योरेंस लेना। तो इस वजह से लोग थोड़ा नजरअंदाज करते हैं, बट टाइम्स आर चेंजिंग बिग टाइम। सो 10 years back 33 34 is when a person woke up regarding health insurance, because 33 34 का जो व्यक्ति होता है उसके पेरेंट्स जनरली 60s में होते हैं। करेक्ट। वो पहली बार हॉस्पिटल के चक्कर लगते हैं, या तो उसके लेट अस से ताया जी को कुछ होगा क्योंकि वो शायद उसके डैड से बड़े होंगे, तो वो तो पहली बार वो लाइफ में हॉस्पिटल का एंगल देखता है, एंड दैट इज व्हेन दे रियलाइज दैट बॉस आई नीड टू गेट दिस हेल्थ इंश्योरेंस। This today is a very different perspective. Youngsters are much more aware. Uh, you know, people who are approaching me on Insta are typically all under 30. So this is a huge difference which has happened in the last 10 years. ओके। तो इसी में मैं एक क्वेश्चन और पूछ लेता हूँ, देन आई वांट टू मूव टू कि हमें इंश्योरेंस चूज कैसे करना चाहिए, कितने अमाउंट का लेना चाहिए। बट जैसे आप अलग अलग एज ग्रुप की बात कर रहे थे, तो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, इट कैन बी वेरी पर्सनल, कि एक एज ग्रुप है जो कि 50s और 60s वाला एज ग्रुप है आज के टाइम में,
जिसका शायद जैसे आप बता रहे थे कि बहुत बैड एक्सपीरियंसेस हैं शायद इंश्योरेंसेस को लेके, आज से कुछ 10-20 साल पुराने, राइट? तो वो बहुत, कई लोग उसमें बहुत एवर्स हैं कि हमें तो नहीं लेना है। तो मान लीजिए मेरे पेरेंट्स ही हैं या मेरे ताई जी हैं, चाचा जी हैं, किसी को भी मुझे ये बताना है कि आपको इंश्योरेंस ले लेना चाहिए, बट वो नहीं रेडी है लेने के लिए। तो कुछ ऐसी चीजें हैं जो मैं उन्हें बता सकता हूँ, या कोई 50-60 जो आज ये सुन रहा है कन्वर्सेशन, जिसके पास इंश्योरेंस नहीं है, आर देयर एनी 2-3 वैलिड रीजन जिसकी वजह से उसको इंश्योरेंस ले लेना चाहिए? सी द बिगेस्ट पॉइंट इज कॉस्ट ऑफ हॉस्पिटलाइजेशन। सो जब तक क्या है, हॉस्पिटल से जब तक पाला नहीं पड़ता तब तक खर्चा नहीं समझ आता। इट इज लाइक स्टडीज, राइट? अनलेस यू आर अप्रोचिंग मास्टर्स एंड एमबीए एंड इंजीनियरिंग, तब तक कौन खर्चा पता करते बैठता करेक्ट। है? हॉस्पिटलाइजेशन का खर्चा एंड द एक्सटेंट ऑफ दिस expense that it can go to is a crazy number. I had someone in my family just a month back, 48-year-old guy, completely teetotaler, completely fit. Suddenly उनको ए प्लास्टिक अनीमिया पता चला कि उनको हुआ है, विच इज एज गुड एज अ ब्लड कैंसर। 21 दिन में 38 लाख का बिल बन चुका है, दैट टू इन अ ग्रेड बी हॉस्पिटल इन बॉम्बे, इन 21 डेज। नाउ ऑफ कोर्स पीपल कैन से कि अरे यार आप तो ऐसे एग्जांपल लेते हो, ये प्लास्टिक एनीमिया तो एक आदमी, 1 लाख में एक आदमी को होता है। बाईपास होता है, आज 10 लाख का खर्चा है बाईपास का। लेट अस टेक एन एग्जांपल ऑफ स्मॉल थिंग्स लाइक दिल में स्टेंट लगता है, 5 लाख का खर्चा है। किडनी का स्टोन 2 लाख का खर्चा है। फाइनली या तो ये तुम्हारी जेब से जाने वाला है या तुम्हारे बच्चों की जेब से जाने वाला है। सो 50-55 ईयर ओल्ड हैज टू रियलाइज दैट अगर वो खुद नहीं खरीद रहा है, देखिए 50-55 वाला खुद रियलाइज करे, नहीं तो बच्चे रियलाइज कराए, नहीं तो कोई एडवाइजर रियलाइज कराए। फाइनली दिस मनी इज गोइंग टू हिट यू बिग टाइम, बिकॉज जब तुम रिटायर हो जाओगे, जब तुम 60-65-70 टच कर जाओगे, उसके बाद तुम पूरा पैसा जो तुम्हारा बचा हुआ है, आज जैसे मेरे डैड है, ही इज 74, स्टेज इन अ टाउन इन एमपी कॉल्ड एज जबलपुर। जितना भी उनको रिटायरमेंट में पैसा मिला था, ही रिटायर्ड एज अ क्लास 1 गवर्नमेंट एम्प्लॉय, वेरी गुड पेंशन एंड एवरीथिंग, बट रिटायरमेंट में जो इकट्ठा पैसा था, जो जिसको आप पूंजी बोलते हैं, कैपिटल बोलते हैं, वो तो सब खत्म हो चुका है। बच्चों की शादियों में खत्म हो गया, इधर हो। सो फाइनली इफ यू डोंट हैव एन इंश्योरेंस कवर, देन यू बेग इन फ्रंट ऑफ समवन एंड इट वुड बी योर किड्स ओनली। तो आप किड्स के ऊपर भी बर्डन बन रहे हो। तो इससे बेटर साल का 30-40 हजार 50 हजार रुपए डालते रहो और अपना हेल्थ इंश्योरेंस लेके चलो। सी इंटायर पॉइंट इज कौन समझा रहा है? इज अ पर्सन विद नॉलेज जो है उनको समझा रहा है, या वो उनका पड़ोस में छज्जू लाल जो है वो समझा रहा है? Oh, या that's a big problem. That's the biggest concern in the insurance sector. We'll come to that. We'll touch base upon that specifically. ठीक है, ठीक है। सो बात करते हैं अबाउट सबसे जो बेसिक क्वेश्चन आता है, आई एम श्योर आपको भी आता होगा बहुत ज्यादा, कि चलिए ठीक है, समझ लिया कि टर्म इंश्योरेंस और मेडिकल इंश्योरेंस लेना है। तो जस्ट फॉर द ऑडियंस, पीपल लिसनिंग टू इट, टर्म इंश्योरेंस वो इंश्योरेंस होता है जो आपके डेथ के बाद आपकी फैमिली को पैसा मिलता है। हमने वो क्लैरिफाई नहीं किया था, आई एम जस्ट क्लैरिफाइंग। सो लेट्स से आपको एक टर्म इंश्योरेंस और एक हेल्थ इंश्योरेंस लेना है। तो सबसे बेसिक क्वेश्चन यही है कि उसको चूज कैसे करना है। मैंने भी आज से 4 साल पहले लिया है, और बहुत मुश्किल हुई थी मुझे इंश्योरेंस लेने में, समझ ही नहीं आ रहा था, इतने ऑप्शंस अवेलेबल हैं। तो हाउ कैन समवन आउटसाइडर जिसको ज्यादा नॉलेज नहीं है, वो कैसे चूज कर सकता है इंश्योरेंस? दोनों के बारे में बात कीजिएगा आप। पहले टर्म की बात करते हैं। ठीक है। बहुत सिंपल है एक्चुअली। हेल्थ इज कॉम्प्लेक्स, टर्म इज वेरी सिंपल। व्हाई? टर्म में सबसे पहले तो ये जानना जरूरी है, मैं किस कंपनी से लूं, दैट इज ऑल सेकेंडरी। ठीक है। मैं कितना कवर लूं इज द फर्स्ट क्वेश्चन, एंड दिस आंसर टू मैं कितना कवर लूं, ये आपकी लाइफ स्टेज के साथ चेंज होता जाता है। बट फॉर अ 35-36 ईयर ओल्ड का इट डजंट चेंज, बिकॉज उसकी लाइफ में जो होना था, बच्चे होने थे, जनरली हो चुके, लोन्स में घुसना था, घुस चुका, बाद में ऑफ कोर्स हो सकता है अपने घर को बड़ा करे, तब दैट्स अ सेपरेट थिंग। तो प्राइमरली 3 चीजें पकड़िए। नंबर 1, आपके आज के आउटस्टैंडिंग लोन्स, छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा। कुड बी योर सिंपल कार लोन, कुड बी अ मॉर्गेज लोन, हाउसिंग लोन, व्हाटएवर। इसको पकड़ लीजिए। इसके टेन्योर को पकड़ लीजिए, कितना बाकी। ये हो गई आपकी पॉलिसी नंबर 1। एक टर्म प्लान से सारे काम नहीं हो सकते, यू हैव टू स्प्लिट योर टर्म प्लान। तो ये आपकी हो गई पॉलिसी नंबर 1। दूसरी हो गई आपकी, जो पॉलिसी नंबर 2 कहलाई जाएगी, वो होगी आपकी बच्चों की एजुकेशन को प्रोटेक्ट करने वाला टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी। आज मेरे 2 बच्चे हैं, 7 एंड 11। इन दोनों की पढ़ाई में आज
जब तक ये 23 के हो जाएँगे, पीजी करके निकलेंगे, तब तक तो बच्चे को पढ़ाना ही है अपने को। कितना खर्चा होगा? आज दोनों वो बच्चे इंटरनेशनल स्कूल में जा रहे हैं बॉम्बे में। मेरा गणित जो मुझे ऐसा लगता है कि फाइनली इंटरनेशनल स्कूल में अगर अभी से ही जा रहे हैं, तो फाइनली इंटरनेशनल एजुकेशन के लिए जाएँगे। तो मेरा गणित है, ये पर्सनल टू मी है एंड दिस इज़ नॉट अ जेनेरिक थिंग राइट? ये आपके लिए आपका होगा, मेरे लिए मेरा होगा। मेरा गणित कहता है ढाई ढाई करोड़ रुपए लगेगा। तो 5 करोड़ रुपए फॉर द आउटस्टैंडिंग टर्म, जितना बचा है समय मेरे बच्चे की पढ़ाई के लिए, ये हो गया आपका टर्म प्लान नंबर 2, ओके? एंड दिस कुड ऑफ कोर्स आल्सो अंडरगो अ चेंज, क्योंकि आपका पहले 1 बच्चा था, फिर 2 बच्चा हुआ, तो आप टर्म प्लान 2 खरीदिए। बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज़ आज मेरी वाइफ इज़ डूइंग रियली वेल, अर्निंग अ गुड अमाउंट, बट मेरे हिसाब से जिस एजुकेशन की हम सोच रहे हैं अपने बच्चों के लिए, वो अकेले नहीं कर पाएगी। तो यू हैव टू हैव दैट सेकंड टर्म प्लान। थर्ड नंबर का जो टर्म प्लान है बहुत इंपॉर्टेंट है, लोग नजरअंदाज करते हैं, इज हाउस होल्ड एक्सपेंस प्रोटेक्शन टर्म प्लान। ओके। व्हाट इज दिस? आज मेरे घर का खर्चा, लेट अस टेक एन एग्जांपल, 1 लाख रुपए महीना है। अदर देन ईएमआईज एंड अदर देन एजुकेशन, वो तो मैंने कवर कर ली पीछे। घर का खर्चा जिसका मेड्स, ड्राइवर, गाड़ी, आपका खाना पीना, राशन, वीकेंड पे थोड़ी सी मस्ती, मूवीज, ये 1 लाख रुपए अगर मैं नहीं रहूंगा तो मेरी वाइफ के ऊपर आने वाला है ना। 1 लाख, 1 लाख इंटू 12, 12 लाख, 12 लाख साल का। अब मैं हूं, लेट अस टेक एन एग्जांपल, 42 का, एंड व्हाट इज योर एज ईशान? माई एज इज 33। 33, तो आप 33 के हैं, यू मैरिड? हाँ, मैरिड। सो लेट अस टेक एन एग्जांपल, आपका एग्जांपल लेते हैं, यही 1 लाख आपका खर्चा हुआ और आपको 12 लाख रुपए साल का बैकअप देना है आपकी वाइफ को। और क्योंकि आप 33 के हैं, तो आप कम से कम 60 तक तो ये बैकअप को प्रोटेक्ट करना चाहेंगे। करेक्ट। अगले 27 साल के लिए आपको ये 1 लाख रुपए महीने का बैकअप देना है। दिस बिकम्स योर थर्ड टर्म प्लान। 27 साल तक, मतलब 27 into 12 लाख तो हाँ बेसिकली। जी, 27 इंटू 12 कर लीजिए, एक सिंपल करेक्ट। मैथमेटिक्स वो है, रफली 3 करोड़। ठीक। 3 करोड़ वाइफ के लिए हैंडल करना बड़ा मुश्किल होगा। ट्राई एंड अंडरस्टैंड विद दैट पर्सपेक्टिव ऑल्सो कि 3 करोड़ आ गया, अब उससे 12 लाख रुपए, लाख रुपए महीना निकालना है। यू डोंट नो किसकी वाइफ कितनी savvy है, कितनी मनी savvy है। इसलिए आजकल इनकम रिप्लेसमेंट टर्म प्लान भी आ गए हैं, which will, instead of giving you 3 crores, give your wife 1 lakh for 120 months, 2 lakhs for 120 months, 3 lakhs for 120 months। ये टर्म प्लान ही है, बट तोड़ तोड़ के पैसा मिलता है। इट इज वेरी प्रैक्टिकल इन नेचर। तो ये आपका तीसरे नंबर का टर्म प्लान हो गया। इसको पहले आप एक लाइन से लगाएं, बोले ओके 1 2 3, दिस इज नाउ माय एंटायर टर्म इंश्योरेंस कवरेज रिक्वायरमेंट। देन यू सी, क्योंकि सब में टर्म भी अलग अलग होगा, यू विल अंडरस्टैंड राइट। पहला वाला वुड बी कितना लोन आउटस्टैंडिंग है, दूसरा बच्चों की पढ़ाई पढ़ाई आउटस्टैंडिंग, और तीसरा वाइफ कवर बैकअप इज अ लिटिल मोर इनकम। क्वालिटेटिव। या। हो सकता है कोई बोले 50 तक दूंगा, हो सकता है 60 तक दूंगा, हो सकता है 70 तक दूंगा। 3 जब टर्म प्लान आपके फाइनल हो गए, मार्केट में देखिए प्राइसिंग, जिसकी भी प्राइसिंग बेस्ट है खरीद लीजिए। बिल्कुल कंपनी में और ब्रांड में फंसने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पीछे जो कवर आपको दे रहा है वो एक री इंश्योरेंस कंपनी है। इंश्योरेंस कंपनी तो केवल फ्रंट कर रही है इस कवर को। म्यूनिक री, reinsurance group of America, your there's a Japanese company called as Tauri. There's a big again um, Swiss company called as Swiss Re. These are all giants. 200 साल पुरानी कंपनियां हैं। एक्चुअली ये आपको कवर दे रही है उस इंश्योरेंस कंपनी के पीछे बैठ के, क्योंकि री इंश्योरेंस इनके साथ है। तो लोग जो ब्रांड्स और क्लेम सेटलमेंट में फंसते हैं, जरूरत नहीं है। आप फिर भी ब्रांड कॉन्शियस हैं, हो सकता है, मतलब आई डोंट डिनाइड कि नहीं, एक बंदा बोलता है नहीं मैं तो बहुत ब्रांड कॉन्शियस हूँ, तो आप टॉप 5-7 जो ब्रांड्स हैं उनसे खरीद लीजिए। मोर देन व्हाट शुड आई बाय से बड़ा क्वेश्चन है टर्म इंश्योरेंस में, हाउ मच कवर शुड आई बाय। ओके। बिकॉज फाइनली इफ यू डिस्क्लोज्ड एवरीथिंग ऑन द एप्लीकेशन और आपने कुछ झूठ सच नहीं छुपाया है, तो मेरा 20 साल का एक्सपीरियंस, मैंने जितना देखा है, आपको क्लेम मिलेगा। आई हैव फेस्ड, आई हैव हैंडल्ड multiple death claims, as bad as a suicide, as bad as a murder, uh, a severe accident, or let's say a natural death. I've handled pretty much everything, और claim हर जगह से मिलता है as long as हम honest रहे हो।
ओके, आई थिंक दैट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। ठीक है। इसमें एक क्वेश्चन है मेरा, सो आई थिंक वैसे तो मल्टीपल है, बट आई आस्क वन एंड फिर आई लेट यू टॉक अबाउट द हेल्थ इंश्योरेंस ऑल्सो। तो जैसे आप इंश्योरेंस का बता रहे थे कि 3 इंश्योरेंसेज आपने बताए, राइट? अब मुझे ये टोटल अमाउंट तो पता है, आई नो द टर्म इज डिफरेंट क्योंकि सबका टर्म अलग होने वाला है। तो क्या 3 इंश्योरेंसेज लेना महंगा नहीं पड़ेगा मुझे? लाइक शुड आई नॉट जस्ट एक। आप स्प्लिट कर रहे हो टर्म, देखो कई लोग क्या बोलते हैं, आपको आप क्या आपका एडवाइजर आके बोलेगा 40 साल का ये 3 करोड़ का पॉलिसी ले लो। मैं आपसे बोल रहा हूँ 1 करोड़ 10 साल का लो, दूसरा 1 करोड़ 15 साल का लो बच्चे को एजुकेशन के लिए, और आखिरी वाला 1 करोड़ जो वाइफ के लिए बैकअप के लिए ले रहे हो वो 30 साल का लो। When you break this up, you will save at least 20-25% in your premium compared to the advisor's pitch to you. ओके, मतलब ब्रेक करना विल बी चीपर। And मेरे पास 7 है, 7, अच्छा, ओके। because and it has nothing to do, लोग बोलते हैं वो अलग कंपनी से ले सेम से ले, देखो सेम से लोगे फायदा क्या है, बीवी को एक ही जगह जाना पड़ेगा, अदरवाइज अलग से भी लोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरे पास साथ में 3 टर्म इंश्योरेंसेस, 3 कंपनियां हैं। So अंडरस्टूड। you will always end up saving money if you are splitting your term insurance across policies versus taking one single policy में ना one fine day you realize कि मैं 50 का हो गया हूँ, बच्चे पढ़ गए, लोन खत्म हो गए, फालतू में मैं इतना कवर चला रहा हूँ, क्योंकि हमारी जो भाई बिना बात का कवर क्यों चलाना है, व्हाट इज द लॉजिक ऑफ रनिंग द कवर। करेक्ट, सिर्फ लेने के लिए नहीं लेना है। हाँ, करेक्ट। ये बंद होते जाएंगे। एक हम्म। कवर आपका जब आप 53-55 के होंगे, जब बच्चे पढ़ जाएंगे तो बंद हो जाएगा। एक हम्म, आपका लोन के साथ क्लोज हो जाएगा, केवल वाइफ का हाउस होल्ड एक्सपेंस वाला चलता रहेगा, वो चलते भी रहना चाहिए। ठीक। ओके, ठीक है। हेल्थ इंश्योरेंस की बात कर लेते हैं, तो हेल्थ इंश्योरेंस को भी कैसे चूज करना है, इफ यू कैन टॉक अ लिटिल बिट अबाउट दैट। उसमें 2 पार्ट है, एक है कंप्लीटली फिट लाइफ, ठीक है। मैं मेरा परिवार मेरे बच्चे सब 100% फिट है वर्सेज अनफिट, दोनों में सिलेक्शन जमीन आसमान का अंतर है। यही सबसे ज्यादा इंडस्ट्री में समस्या है, वो एक मर्ज की सब दवा जैसा सब लोग चलते हैं, एंड इट हैज टू डू विद द फैक्ट दैट इंडिया में जो बेचने वाले हैं ना वो 90% पार्ट टाइमर्स हैं, फुल टाइम काम नहीं है, पेशा नहीं है उनका। तो तुम अगर कारपेंटर को बोलोगे थोड़ी इलेक्ट्रिशियन का काम सीख ले और वो आके तुम्हारे घर पे काम करेगा तो समस्या होनी होगी। तो सबसे जो एकदम सिंपल है जो फिट आदमी के लिए है, उसमें सबसे पहला पॉइंट है, आपकी पॉलिसी में रूम रेंट लिमिट नहीं होना चाहिए। ओके। दिस इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम विद ऑल ओल्ड टाइम पॉलिसीज इन इंडिया। आपके मॉम डैड के पास में भी अगर न्यू इंडिया, ओरिएंटल, यूनाइटेड इनकी पॉलिसीज है, इन सब में रूम रेंट लिमिट है। रूम रेंट लिमिट मतलब आप अपनी पॉलिसी को फ्यूचर में प्रॉब्लम में डालने ही वाले हो। व्हाट इज अ रूम रेंट लिमिट? सिंपली टू एक्सप्लेन यू, मेरी 5 लाख की पॉलिसी है, 1% रूम रेंट है, तो 5,000 रुपए के कमरे में मैं रह सकता हूँ। ठीक है। अगर मेरी 10 लाख की पॉलिसी है तो 10,000 का रूम रेंट लिमिट है, मैं 10,000 के कमरे में रह सकता हूँ ना। लोगों को लगता है 10,000 का कमरा इज अ वेरी गुड कमरा राइट नाउ, विच इज फाइन, बट ये 10,000 का कमरा जो आज आपको फाइन लगता है बिकॉज प्राइवेट हॉस्पिटल्स में रूम्स आर इन द रेंज ऑफ इन लार्जर सिटीज 7 से 8 हजार में आपको ओके लगता है। आप उसी हॉस्पिटल में 15 साल पहले का एक बार रूम रेंट पूछिए, वो बताएगा आपको 4,000 था। ये जो 8 है ये 16 होना अगले 10 साल में 16 हो जाएगा, उसके करेक्ट। अगले 10 साल में ये 30 हो जाएगा, तब भी आप 10 लाख पे बैठे रहोगे तो प्रॉब्लम है। ना प्रॉब्लम क्या है, लोग ये भी बोल सकते हैं कि मैं एक्सेस भर दूंगा, विच मीन्स मैं आपका मेरा 10,000 का रूम था, मैं रहा 15,000 के कमरे में, तो मैं 5,000 रुपए 10 दिन का 50,000 रुपए एक्सेस भर दूंगा। बट एक्चुअली ये नहीं होता, एक्चुअली होता है आपने जितना ओवर स्पेंड किया रूम रेंट लिमिट पे उतना आपको क्लेम भरना पड़ता है, विच मीन्स अगर आप 10,000 की जगह 15,000 के रूम में रहे तो आपने 33% एक्सेस किया, right? This 33% now is going to be in the entire claim amount going to be borne by you. 66 will come from the insurance company. तो सोचो 20 लाख का बिल आया तो 6 लाख रुपए, साढ़े 6 लाख रुपए मुझे भरना है और 14.5 लाख रुपए इंश्योरेंस कंपनी भरेगी। पीपल डोंट अंडरस्टैंड दिस, के पास है पॉलिसीज वो समझते नहीं है इन चीजों। सो जस्ट टू बेसिकली सिंप्लीफाई फॉर द ऑडियंस, आप ये बोल रहे हो कि 10,000 की लिमिट थी मेरी इंश्योरेंस में, हेल्थ इंश्योरेंस में, मैं 15,000 के रूम में रुका, खर्चा तो मैंने 5,000 ही फालतू किया। अब मैं अगर 10 दिन हॉस्पिटल में रहा तो मैं सोच रहा हूँ कि मैं 50,000 दे के बच जाऊंगा, बट ऐसा होने नहीं वाला है। अगर मेरा टोटल बिल 20 लाख रुपए का आया,
तो इंश्योरेंस कंपनी क्या बोलेगी कि हमने आपको 10,000 की लिमिट दी थी पर रूम की, आपने 15,000 खर्चा किया, मतलब आपने 33% ऊपर खर्चा किया। तो अब जो आपका टोटल 20 लाख रुपए है, इसका 33% आप ही भरो, मतलब 6-6.5 लाख रुपए आप ही भरो, हम 14 लाख 13-14 लाख रुपए भरेंगे बेसिकली। ओके, Correct. So गॉट। this is a problem with everyone who's currently holding a United Oriental or a New India policy, or some private sector policies also which were taken, let's say in 2012 2015, whichever room rent. तो अगर ऑडियंस हमारी हमें देखेगी, और आप जाइए और अपनी पढ़िए पॉलिसी को, उसमें अगर रूम रेंट शब्द लिखा है तो इट इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम इन योर लाइफ इन द नेक्स्ट 10 15 20 years. You come out of such policies, and for new buyers, never buy a policy with the room rent because you'll get stuck with that. So ओके, room rent is the biggest issue, number one. Number two, कोपे किसी तरीके का पॉलिसी में नहीं होना चाहिए। कोपे मतलब कि मैं भिलाई में रहता हूँ और मैं भिलाई में पॉलिसी खरीद रहा हूँ। अब मैं अगर दिल्ली जाके ट्रीटमेंट लूंगा तो 20% मुझे भरना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि मैं जोन 3 का प्रीमियम भरा हूँ और जोन 1 में जाके इलाज ले रहा हूँ। करो क्यों ओके, ऐसा? आप भिलाई में रहते-रहते ज़ोन 1 की पॉलिसी खरीद सकते हो। मतलब आप कवर कहीं भी मिलना चाहिए आपको। हाँ, आप एडवाइज़र को बोलो, मैं तो ज़ोन 1 प्रीमियम भरूँगा, मैं छोटे शहर में रहूँ, चाहे बड़े शहर में रहूँ। क्योंकि प्रॉब्लम क्या है, कोई भी बड़ी चीज़ होगी तो आप बड़े शहर ही भागने वाले हो। और हर बार मेरे बड़े शहर के ट्रीटमेंट पे, बिकॉज़ जैसे अभी मेरे किसी कलीग के साथ हुआ, मॉम को सडन कैंसर हुआ। नाउ दे स्टे इन कोटा। कोटा इज़ नॉट अ स्मॉल टाउन, बट फिर भी दिल्ली भागे। इफ आई एम स्टेइंग इन कोटा इन अ ज़ोन 3 एरिया, लेट्स से जयपुर इज अ जोन 2 एंड दिल्ली इज अ जोन 1, मैं जयपुर जा रहा हूँ तो भी कोपे लग रहा है, मैं दिल्ली जा रहा हूँ तो भी कोपे लग रहा है। तो कोपे नहीं होना चाहिए आपकी पॉलिसी में। एज रिलेटेड कोपे नहीं होना चाहिए कि मैं आफ्टर 60 इयर्स ऑफ योर एज आपको 20% ऑफ द क्लेम भरना पड़ेगा। क्यों भरना पड़ेगा? आई एम रेडी टू पे एंड रिमूव इट। सो कोपेज अगर आपकी पॉलिसी में है, ओनली इफ यू कांट रियली अफोर्ड इट। भाई किसी की एबिलिटी नहीं है, वो बोलता है नहीं साहब कोपे तो इसलिए लगाया क्योंकि मैं इतना प्रीमियम नहीं भर सकता, देन इट्स अ डिफरेंट थिंग। बट अगर भर सकते हो, अनजाने में कोपे ले रहे हो, तो कोपे मत लो। तीसरा पॉइंट, एंड वेरी वेरी रेलेवेंट टू स्मॉलर बी कैट एंड सी कैट सिटीज, बड़े शहरों में ये प्रॉब्लम नहीं है। आपका गो टू हॉस्पिटल उस पॉलिसी के नेटवर्क लिस्ट में है कि नहीं? जस्ट टू गिव यू अ सिंपल एग्जांपल, भोपाल का टॉप हॉस्पिटल है बंसल हॉस्पिटल। ओके, अगर भोपाल में किसी भी ठीक-ठाक वेल टू डू आदमी को, बेसिक आदमी को भी कोई प्रॉब्लम हुई, चाहे डायग्नोसिस की, चाहे इलाज की, तो वो बंसल जाएगा। दैट्स द बेस्ट इन भोपाल। टाटा की पॉलिसी में समहाउ दे हैव मिस्ड आउट ऑन बंसल। इट्स अ ग्रेट पॉलिसी। टाटा इज अ ग्रेट पॉलिसी। नाउ इफ आई, without knowing this as an advisor, or you as a customer today buy this policy sitting in Bhopal, तुम हमेशा बंसल में रीइंबर्समेंट क्लेम अप्लाई करोगे, तुम कभी कैशलेस नहीं कर पाओगे। और प्लान्ड ट्रीटमेंट अगर है तुम्हारा, जहां तुम जानते हो अभी तुमको घुटना ठीक कराना है या तुमको किडनी का कुछ प्रॉब्लम है, जो भी व्हाटएवर इज अ प्रॉपर प्लान्ड ट्रीटमेंट, तुम उस प्लान ट्रीटमेंट के लिए भी हमेशा रीइंबर्समेंट फाइल करोगे, कैशलेस नहीं कर पाओगे। तो फिर अगर जेब से पहले डालना ही है तो इंश्योरेंस लेने का मकसद थोड़ा सा फ्यूटाइल हो जाता है। तो ओके, नेटवर्क हॉस्पिटल क्लियरली देख लें, खास तौर से सी बड़े शहरों में क्या है, बड़े सारे अच्छे हॉस्पिटल ऑप्शंस है। जनरली सारे बड़े हॉस्पिटल्स हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी कवर करती ही है, बट छोटे शहरों में ये बड़ी प्रॉब्लम है, which needs to be focused upon while buying this policy. तो मतलब एक चीज देन आई थिंक जो एडिशनल बन जाती है, आप जो बता रहे हैं, सो हिडन बिटवीन योर पॉइंट्स इज कि फिर ये भी चीज देखना बहुत इंपॉर्टेंट है कि कैशलेस कवर्स होने चाहिए ऑलमोस्ट आपकी पॉलिसी के अंदर, No, लाइक it's a यू शुड standard. नेवर हैव अ, या, Every health insurance policy has cashless covers. ओके, As ओके, long as you're going to a network hospital, it's going to be 100% cashless. Even emergency claims. I admitted my daughter in an emergency, where after going to the hospital, we told the insurance company that we've come here, this is the problem. Still, it was cashless. So it will always be cashless if you're going to a network hospital. It will always be reimbursement when you're going to a non-network hospital. So that's a simple thing. तो हमने बात की पहली रूम रेंट, दूसरी कोपे, तीसरा आपका नेटवर्क में होना चाहिए आपका गो टू हॉस्पिटल, हॉस्पिटल। गो टू हॉस्पिटल, क्योंकि हर एक फैमिली का एक गो टू हॉस्पिटल होता ही है।
तीसरा बड़ा पॉइंट, एड ऑन्स की बड़ी चर्चा है मार्केट में। एड ऑन्स मिलते हैं, एक्स्ट्रा राइडर बोल लो उनको, एड ऑन बोल लो। और पीपल डोंट रियली रियलाइज कि वो सच में उसकी इतनी बड़ी जरूरत है नहीं है। अगर है जरूरत तो ही लो। जैसे इंटरनेशनल एयर एम्बुलेंस है जी इसमें, या इसमें इंटरनेशनल कवर्स है पॉलिसी में। कितने लोगों को हमने सुना इंटरनेशनल कवर के लिए जाते हुए? वो इंटरनेशनल कवर मेरी पॉलिसी को एक्सपेंसिव बना ही रहा है। पीपल डोंट अंडरस्टैंड दिस पॉइंट दैट इंडिया में आज की डेट में जो मेडिकल साइंसेज की प्रोग्रेस है, इट इज एज गुड एज एनी अदर वेस्टर्न कंट्री। तो तुम सच में अगर अरबपति खरबपति हो और तुमको अपनी बड़े इलाजों के लिए यूएस जाना अच्छा लगता है बिकॉज यू नो यू हैव दैट काइंड ऑफ मनी, देन इट्स अ डिफरेंट थिंग। बट जस्ट टू ऐड जैज इन योर पॉलिसी, ये सब चीजें ऐड नहीं करनी चाहिए बिकॉज फालतू का एक्सपेंस बढ़ता है। आज यंग एज पे समझ नहीं आता, वो पूरा जो प्रीमियम है हर 5 साल में बढ़ने वाला है हेल्थ इंश्योरेंस में, वो तो कब तक बढ़ेगा जब तक आप यू नो यू आर टिल योर लाइफ। तो ये जैज जो है अभी आज छोटा दिखता है, वो जैज जब मल्टीप्लाई करता है तो फिर बहुत आफत आती है। तो इसलिए टेक बेसिक कवर्स, डोंट ट्राई एंड ऐड टू मच ऑफ जैज। लोग बोलते हैं ओपीडी कवर चाहिए मुझे। कितने लोग बिल्स संभाल के रखते हैं? अगर आप ओपीडी इज बेसिकली आउट पेशेंट वाला, जो आपका कंसल्टेशन वाला जो खर्चा है, उसके भी क्लेम इंश्योरेंस कंपनी देती है। एक स्टिपुलेटेड अमाउंट होता है साल का 15,000 20,000। बट हाउ मेनी पीपल, सो द क्लेम रेशो इन in all OPDs put together in the country is about 5%. 95% of the people don't even keep the bills properly so that they can claim amount. तो तुमने ओपीडी लेके रखा है सोच के नहीं ओपीडी करेंगे, ओपीडी कर रहे नहीं हो। फाइनली वो फ्री तो है नहीं, पैसा तो उसके भी लग रहा है। तो टेक add-ons only if needed. Okay. This is the fourth point. The fifth point, after all this is ticked, is pricing. See what is a good price for you. आपकी जेब को क्या, क्योंकि आपकी तबीयत खराब नहीं है। अब आपको बाकी सब चीजें सोचने की जरूरत ही नहीं। जिसकी तबीयत खराब है उसको बहुत कुछ सोचना है। मेरी वेटिंग पीरियड क्या है, मुझे पॉलिसी में क्लेम कब से मिलेगा, उसको बहुत कुछ सोचना है। आप फिट फाट बंदे हो, आपको तो कोई टेंशन नहीं। आपका तो स्टैंडर्ड क्लॉजेज है। पहले दिन से एक्सीडेंट कवर होगा, 30th डे के बाद आपके वायरल ट्रीटमेंट्स और बैक्टीरियल ट्रीटमेंट्स कवर्ड होंगे, 2 साल बाद आपकी सारी सर्जरीज कवर्ड होंगी। और क्योंकि आपको कोई प्री एक्सिस्टिंग एलिमेंट नहीं है, तो 4 साल या 3 साल वाले वेटिंग पीरियड का कोई क्वेश्चन नहीं है। तो अब हमको यहाँ से क्या देखनी है? पांचवी चीज, प्राइसिंग। पैसे बराबर कौन लगा रहा है, कौन बात बराबर कर रहा है। प्राइसिंग केवल आज की मत देखो, सामने वाले को ये बताओ, इफ आई लिव टिल 85, गिव मी द होलिस्टिक प्राइसिंग। क्योंकि आज से है, आज से अवेलेबल है उसके पास में कि हर मतलब चार्ट होगा उसके पास पूरा। हाँ, हर 5 साल में कितना बढ़ेगा, कितना मेरे को एंड अप करूंगा। क्योंकि कई लोग क्या है, अभी कम ले रहे हैं, बाद में ज्यादा ले रहे हैं। कुछ लोग अभी ज्यादा ले रहे हैं, बाद में कम ले रहे हैं। तो एग्रीगेट लगा लो पूरा लाइफ लॉन्ग कितना भरने वाला हूँ। उसके बाद आखिरी पॉइंट इज योर claim settlement ratios and all of that, which are according to me irrelevant, because as I told you that if you are doing your due diligence, you are disclosing everything, your advisor is disclosing whatever you have told him, because वहां पे भी बेवकूफियां होती है, ओमिशंस होते हैं, मस्ती होती है सेल्स वाले की और एडवाइजर की। अगर आप कर रहे हो तो आपको क्लेम मिलना ही मिलना है। तो छोटी कंपनी बड़ी कंपनी, ये सब कोई रेलेवेंस है ही नहीं इन सब चीजों में। ओके, ठीक है। तो इसमें एक चीज है, जैसे आप बता रहे थे कि पूरा प्राइस पूछो, क्योंकि मतलब जस्ट फॉर ऑडियंस टू नो, जिसने कभी नहीं लिया है, कि हर 5 साल में एक इंटरवल आता है जब आपका वो प्राइस चेंज होता है, बेसिकली बढ़ता है रहता है हेल्थ इंश्योरेंस का। टर्म इंश्योरेंस का कांस्टेंट रहता है, आप जिस एज पे एंट्री करते हो वही प्राइस चलती है। तो अगर हेल्थ इंश्योरेंस में प्राइस बढ़ रहा है तो ऑब्वियसली कभी कभी ऐसा होता है कि प्राइस कुछ एज के बाद बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, जिसको यू नीड टू बी अवेयर कि पूरे आपने कितना लिया है। बट जब मैं पर्सनली ले रहा था हेल्थ इंश्योरेंस, मैंने बहुत कोशिश की पूछने की लोगों से। सब मुझे यही बोलते हैं कि ये तो अप्रोक्सीमेट वैल्यू है, ये चेंज हो सकता है, बदल सकता है। क्या ऐसा है या एक नंबर होता है उनके पास? कोविड जैसी अगर कोई चीज आई हम्म। तो वो फ्यूचर प्राइस भी चेंज होगा। ओके। सी फाइनली देयर इज अ मोर्टेलिटी डेटा एंड अ मॉर्बिडिटी डेटा। मॉर्बिडिटी इज तबीयत खराब होना, मोर्टेलिटी मतलब मौत। अगर ये मॉर्बिडिटी डेटा कुछ हिस्ट्री की वजह से या कुछ इवेंट की वजह से मास चेंज होता है, बहुत सारे लोग बीमार पड़ने लगे, बड़ा सारा पैसा लग रहा है, तो प्रीमियम बढ़ाना पड़ेगा उसको। हुआ कोविड में, कई लोगों ने बहुत भला काम किया, कोविड के दौरान प्रीमियम नहीं बढ़ाया, कोविड कोविड खत्म होने के बाद प्रीमियम बढ़ाया। बट तो अगर ये 5-5 साल से बढ़ने वाला जो प्रीमियम है, इसका चार्ट आपके पास है,
तो कैन यू बी रेस्ट अश्योर्ड नहीं जी यही मेरा प्रीमियम रहने वाला है? नहीं। अगर कोई बड़ा इवेंट होता है, अगर कोई प्रॉब्लम होती है, इन दैट केस बंदे को प्रीमियम बढ़ाना पड़ेगा, देना पड़ेगा बढ़ा के। करेक्ट, ठीक है। सो एक स्पेसिफिक ऑल्दो आपने काफी कवर किया है, बट एक स्पेसिफिक डिस्कशन कर लेते हैं। यूजुअली लोग इस पे सवाल पूछते हैं कि कितने पैसे का लूं। तो टर्म इंश्योरेंस आपने समझा दिया, जिसमें आपको अपनी वो 3 चीजें देखनी है, उसका अमाउंट कैलकुलेट करना है और उस हिसाब से लेना है। एक क्वेश्चन है मेरा इसमें कि क्या एज के हिसाब से आपको फिर अपना ये अमाउंट चेंज कर देना चाहिए? मतलब अगर मैं आज 18 साल का हूँ, फॉर एग्जांपल, मैं एक टर्म इंश्योरेंस लेने जा रहा हूँ, तो मेरी वाइफ नहीं है, ऑब्वियसली मेरी शादी नहीं हुई है, हो सकता है मेरे लोन्स भी नहीं है, तो आपने एक लोन का वो बताया था, तो ऐसे कोई जो बड़े पॉइंट्स आपने कवर किए वो है ही नहीं मेरे, तो कैसे सोचना चाहिए फिर? बंदे को टर्म लेना ही नहीं चाहिए। मेरा गणित ये कहता है। तो नहीं लेना चाहिए। Term is a very clear thing. It's your income substitution. ठीक है। Now, probably the only thing that you can do is take a cover so that your parents का थोड़ा बैकअप हो जाए बिकॉज उन्होंने जीवन भर खर्चा किया तुम पे यही सोच के किया कि बच्चा कुछ तो मदद करेगा हो सकता है मदद करने की जरूरत तो हो सकता है नहीं हो whichever ways बट आई थिंक द ओनली थिंग दैट कैन बी जैसे मेरा एग्जांपल है मैं जब पढ़ के निकला मेरे फादर साहब की रिटायरमेंट ड्यू थी हम लोग सब मिडिल क्लास लोग थे तो अ, ऐसा सोच सकता हूं मैं कि मैं टर्म इसलिए ले लूं छोटा एक टर्म प्लान और 25-50 लाख का कि अगर मुझे कुछ हो जाए तो ये पैसा मम्मी पापा को चला जाए और मम्मी पापा का बुढ़ापा ठीक कर जाए इसके अलावा इट्स वेरी इमोशनल डिसीजन टू टेक नॉट अ वेरी लॉजिकल वन टू टेक लॉजिकल डिसीजन तो तभी चालू होगा जब आपके लाइफ में लोन्स बच्चों की पढ़ाई और हाउस होल्ड एक्सपेंसेस चालू हो पर आने तो वाला ही है ना, मतलब लोन अगर मुझे शादी करनी है तो मुझे पता है कि वो तो सिचुएशन आएगी, होपफुली बच्चे भी हो जाएंगे। बट कहते हैं कि अगर आप कम एज में ले लो तो इंश्योरेंस का जो टर्म, क्योंकि टर्म प्लान में आपका प्रीमियम फिक्स रहता है, सो लॉट ऑफ टाइम्स लॉट ऑफ पीपल से कि यार छोटी एज में ले लो तो ये प्रीमियम कम रहता है, तो लाइफ लॉन्ग कम रहेगा। प्री 30 जनरली फ्लैटिश प्रीमियम है एक बड़ा जंप आता है 30 के बाद और एक 40 के बाद मैसिव जंप आता है तो अगर आप प्री 30 हो तो और आपको इस पर्पज से देखो क्या है आप कितना भी बोल लो कि तुम ले लो क्योंकि तुमको आगे महंगा पड़ेगा जब जरूरत नहीं है उस चीज की तो द चांसेस आर लेसर कि लोग लेंगे पेरेंट्स इज द फाइनल थिंग अगर किसी का एजुकेशन लोन है बड़ा उसको लेना चाहिए जॉब से निकले अपना पढ़ के निकले तो बड़ा एजुकेशन लोन है मैं जब पढ़ के निकला भले ही जब वो 3-4 लाख का एजुकेशन लोन था लेकिन उस जमाने के लिए वो भी बहुत बड़ा था 2003-4 के लिए तो दैट लाइबिलिटी वाज ऑन मी राइट इफ आई डिडंट टेक दैट कवर एंड समथिंग हैपेंस टू मी मेरे डैड के ऊपर जाने वाला है तो वो ले सकते हो आई थिंक दैट इज अ गुड लॉजिक टू टेक otherwise just because I will get it cheaper and hence I should take it लॉजिक तो ठीक है लेकिन बंदे के दिमाग में नहीं बैठता सही बात है। और एक और चीज भी है इसमें, मैंने देखा है जो मुझे टर्म इंश्योरेंस देने आए थे, टाटा का है मेरे पास, जी वो मुझे पूरे टाइम यही बोलते रहे कि अरे ये 100 साल तक वाला ले लो, ये तो मिलेगा ही मिलेगा, इसमें तो क्या है, पैसा वापस आएगा ही आएगा, जितना लगाया उतना आएगा ही आएगा। तो वो भी शायद फिर गलत थॉट है, क्योंकि आपने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया कि आपको अलग अलग ही लेने हैं और टेन्योर अलग अलग रखना है। गलत थॉट नहीं है ओके। जिस बंदे को ट्रांसफर ऑफ वेल्थ करनी है अपनी अगली जनरेशन को अच्छा। उसके लिए तो बहुत बढ़िया है बहुत ही शानदार चीज है टैक्स फ्री फुल्ली टैक्स फ्री ट्रांसफर ऑफ वेल्थ to my next generation and that too guaranteed right because I'm supposed to die and it has to go to them तो अच्छी चीज है देखिए क्या है आज की न्यूक्लियर फैमिली सभ्यता में मैं बिल्कुल इस बारे में सोचता ही नहीं हूँ कि मैं अपनी वेल्थ ट्रांसफर करूंगा अपने बच्चों को। या तो शायद अभी वो एज नहीं आई है अपनी या जो भी बोल लो बट आई डोंट वांट टू लीव टू मच फॉर देम हम टर्म क्यों ले रहे हैं हम तो टर्म इसलिए ले रहे हैं कि जब उनके बढ़ने के दिन है जब हमारे ये लोन्स के दिन है जब हमारी ये समस्याओं के दिन है तब कुछ अगर हो जाए तो ये बैकअप मिल जाए बट ट्रांसफर ऑफ वेल्थ का इससे पुख्ता गारंटेड और टैक्स फ्री तरीका नहीं है। कोई नहीं है अगर हम्म। अगर आप आरओआई निकालें तो लेट्स नाउ टेक एन एग्जांपल एक 50 साल का व्यक्ति बोलता है कि मैं 25 करोड़ का बीमा खरीदूंगा और 100 साल का खरीदूंगा तो उसका जो प्रीमियम है जो उसको 10 साल भरना है 10 ही साल भरना है कुछ 20 लाख के आसपास आता है 1 करोड़ रुपए भरा उसने 1 करोड़ के अगेंस्ट में उसको 10 साल के लिए 20 लाख सॉरी 2 करोड़ रुपए भरा और उसको 25 करोड़ का कवर मिला नाउ आपने आरओआई निकालने की कोशिश करी कि अगर
पहले 20 साल में डेथ हो जाती है, क्या आरओआई है? आरओआई है 13%। 85th ईयर पे भी अगर उसकी डेथ होती है, तो भी आरओआई है 7%। 95th ईयर पे भी अगर उसकी डेथ होती है, तो आरओआई है 5%। 99th ईयर पे लास्ट ईयर अगर उसकी डेथ होती है, तो आरओआई है 4.5%। 4.5% टैक्स फ्री for this 45-50 year period is a great money to be, to be made. या आई थिंक जस्ट फॉर पीपल टू अंडरस्टैंड, लोगों को शायद लग रहा होगा कि 4.5% क्या ही है, बट अगर आप नॉर्मली भी देखोगे तो आज के टाइम में आपको, अगर आप एफडी पे भी जाओगे तो 7% मिलता है, वो भी तोड़वाते हो तो आपको 30% टैक्स भरना पड़ता है। तो वो 30% कम कर लो तो 4-4.5% तो आज ही आपको मिल रहा है, और आज से 40 साल बाद ये अमाउंट कम ही होने वाला है, बढ़ने वाला नहीं है, क्योंकि आपकी जो, मतलब अगर आप यूएस यूके से कंपेयर करेंगे तो हम कहीं वहीं पहुंच जाएंगे, शायद 1-2% भी डिसेंट रेट होगा होपफुली, अगर इन्फ्लेशन डाउन होगा तो। ठीक है, थोड़ा सा टुवर्ड्स दी हेल्थ इंश्योरेंस की एक हमारा डिस्कशन रह गया ऑन हाउ टू चूज कि कितने अमाउंट का लेना चाहिए, वो हमने एक्सप्लिसिटली कवर नहीं किया, अगर आप थोड़ा सा उसके बारे में बात कर पाए। सो बहुत सिंपल थंब रूल है, ये एक मात्र ऐसा इंश्योरेंस है जो हैसियत नहीं देखता। एक बंदा जो कहीं 25,000 की नौकरी कर रहा है, वो भी जाके सबसे बड़े बॉम्बे के हॉस्पिटल में अपनी इलाज करा सकता है, क्योंकि इस इंश्योरेंस का हैसियत से कोई कनेक्शन नहीं है। While taking health insurance, no one is asking your income. In your term insurance, in your personal accident policy, everywhere they are trying to substitute the income. इस पॉलिसी में इनकम सब्स्टिट्यूशन का कोई एंगल नहीं है। तुम कुछ नहीं कमाते हो, बट यू कैन गो अहेड एंड टेक 1 करोड़ रुपी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी। सो बॉल पार्क क्या करना चाहिए? बॉल पार्क सिंपल सा मैथमेटिक्स है, जितनी आपकी साल की इनकम है, उतना आपका कवर होना चाहिए। क्या लॉजिक है इसके पीछे? 2 लॉजिक है। पहला लॉजिक, जैसी इनकम होगी वैसा हॉस्पिटल चूज करोगे। मेरे ड्राइवर को भी मैंने हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी दिला रखी है, बट ही डजंट एस्पायर टू गो टू अ फोर्टिस। उसके दिमाग में फोर्टिस बैठता नहीं है। उसके लिए प्राइवेट मतलब हमारे यहाँ पे एक सुमाया हॉस्पिटल है, डिसेंट हॉस्पिटल है। उसके लिए प्राइवेट मतलब सुमाया मेंटली बहुत हो गया। ही डजंट एस्पायर टू गो टू अ ब्रीच कैंडी इन बॉम्बे। ब्रीच कैंडी इज लाइक अ इलीट हॉस्पिटल, जस्ट लोग इज लाइक अ इलीट हॉस्पिटल। वो एस्पायर ही नहीं करता है। तो इसलिए कि उसके हाथ में बीमा है, इसलिए वो जस्ट लोग चला जाएगा, ब्रीच कैंडी चला जाएगा, ऐसा होगा नहीं। सो जैसी जिसकी इनकम, उतना उसका कवर होना चाहिए। जितना उसका साल का इनकम है, उतना उसका कवर होना चाहिए। जिसका रीजन नंबर 1 था। रीजन नंबर 2 जो मैथमेटिकल रीजन है, कुछ भी अगर समस्या होती है तो मेरे पास 1 ईयर वर्थ ऑफ इनकम का बैकअप is the logic. Other than these two logics, there is no absolute formula to arrive at how much cover you should take. So ideally, तुम 50 लाख कमाते हो साल का, 50 लाख का कवर लेके चलो। 10 लाख कमाते हो, 10 लाख का कवर लेके चलो। 5 लाख का कमाते हो, 5,000 का। और जनरली उसी बेस पे आदमी प्रीमियम अफोर्डेबिलिटी भी कर पाएगा। ओके, मतलब मंथली, सॉरी एनुअली जितना आपका इनकम है उतने का प्रीमियम का आप ले लो। तो इसमें फिर एक क्वेश्चन है कि यूजुअली तो लोगों की इनकम चेंज हो जाती है, मतलब अगर कोई शुरू करता है 24-25 साल में तो कम कमा रहा है, 30 साल में होपफुली डबल डबल ट्रिपल कमा रहा होगा इस एज से, तो फिर आपको अपने प्लान ऐड टॉप अप करते रहना चाहिए आपको। सेम ठीक है। कंपनी से टॉप अप लो, अलग अलग कंपनी नहीं, क्योंकि एक इलोंगेटेड हॉस्पिटलाइजेशन में ओरिजिनल बिल सबको चाहिए होते हैं। और अगर अलग अलग कंपनी लेके बैठे हो तो कहीं ना कहीं रिइंबर्समेंट में अटकोगे। कई लोग ये बेवकूफी करते हैं जस्ट पैसा बचाने के लिए, क्योंकि कहीं दूसरी कंपनी में सस्ता टॉपअप मिल रहा है तो दूसरी कंपनी का सस्ता टॉपअप ले लिया। और खैर कुछ वो उनकी कम गलती होती है, बेचने वाले की भी ये तरीका गलत है। सेम इंश्योरर में अगर टॉपअप लोगे तो कैशलेस कंटिन्यू हो जाएगा। आई गेटिंग माय पॉइंट? बिकॉज एक ही इंश्योरर के पास दोनों हिस्ट्री है, मतलब एज इन बेस पॉलिसी की भी और टॉपअप की भी। वेरएज जब इंश्योरर चेंज हो रहा है तो वो भी बोलेगा मुझे भी ओरिजिनल चाहिए, ये भी बोलता है। तो फिर इस केस में क्या करना पड़ता है? ओरिजिनल सीन एंड वेरीफाइड का स्टैंप लगवाओ हॉस्पिटल पे, और फिर ट्रू कॉपीज उनको जाके जमा करो। ये सब भागा दौड़ी किसकी? परिवार की तो होने वाली है। ठीक है। जस्ट टू सेव सम अमाउंट, डोंट डू दैट। इसमें दो क्वेश्चन है मेरे, तो एक मुझे अच्छा ध्यान आया इस चीज से कि जब मैं हेल्थ इंश्योरेंस ले रहा था तो हर पॉलिसी में एक वो 10+10 15+15 लिखा रहता है, विच इज आई थिंक टॉप अप ओनली। तो वो बहुत बार कंफ्यूज करता है, नहीं नॉट टॉप अप, मतलब वो थोड़ा कंफ्यूज करता है बार कि हाँ वो क्या चीज है कि वो रीफिल कर देंगे उसको, उस चीज को। तो क्या उस चीज को कंसिडर करना चाहिए टोटल अमाउंट देखने के टाइम पे? जैसे मेरी इनकम 30 लाख है, मुझे 30 लाख का लेना है फॉर एग्जाम्पल, तो क्या मुझे 15+15 वाला लेना चाहिए या मुझे वेनिला तीस बेस लाख का लेना चाहिए? पॉलिसी, बेस सम एश्योर्ड आपका आपकी इनकम के बराबर होना चाहिए। फिर ओके। आपको
आपको एक एक्स्ट्रा चीज़ मिल रही है, नो क्लेम बोनस। आप क्लेम नहीं करोगे तो आपका कवर बढ़ता जाएगा। फिर कुछ पॉलिसीज़ में रिस्टोर रिचार्ज करके एक बेनिफिट है। हाँ, ये वाला। रिस्टोर रिचार्ज मतलब कि ईशान ने अगर पहला कवर पूरा यूज़ कर लिया, तो मिसेज़ ईशान के लिए कवर फ्रेश नहीं खरीदना पड़ेगा। इसी पॉलिसी में वो रिस्टोर हो जाएगा, उतने कवर से ये पॉलिसी बेसिकली कुल मिला के रीलोड हो जाएगी। अ, again a good feature to have, but still whether you have this feature or not, you should always and always have the base cover as your income. तो मतलब 30+30 का लेना है, अगर मेरा 30 है, अगर 30+30 मिल रहा है रिस्टोरेशन तो ले लो, 15+15 नहीं लेना चाहिए आइडियली, व्हाट यू आर सेइंग। ठीक है, ओके। अब इसमें दो चीजें हैं, लाइक काफी टिपिकल। सो मुझे जब भी कोई इंश्योरेंस वालों का फोन आता है या कोई मिलने आता है मुझसे, वो कोशिश करते हैं मुझे इंश्योरेंस प्लस इन्वेस्टमेंट का प्लान बेचने की, कि आप ये ले लो, इसमें 5 साल बाद से आपको इतना रिटर्न आना चालू हो जाएगा, राइट। तो एक तो ये वाला जो प्लान्स होते हैं, मैंने लिए हुए हैं ऐसे दो एक प्लान, मुझे उसके बाद जब मैं आज कैलकुलेशन करता हूँ तो मुझे बहुत ही खराब आरओआई दिखता है उसका, समहाउ आई डोंट नो व्हाई, या तो मैंने प्लान ही गलत ले लिया है या पता नहीं। सो मेरा एक सिंपल क्वेश्चन है कि क्या हमें जब हम इंश्योरेंस के लिए जा रहे हैं, तो क्या हमें इन्वेस्टमेंट वाले एंगल को सोचना चाहिए या नहीं सोचना चाहिए उस टाइम पे? पहला जो थंब रूल है, पहले खुद को इंश्योरेंस, प्योर इंश्योरेंस से इंश्योर कर लो। ओके। जितना तुम्हारी लाइफ, तो जितनी तुम्हारी वो जो मैंने तीनों लॉजिक बताए थे आपको, बच्चा और वो तीनों, उसके बाद देखो कि तुम बाकी सारे इन्वेस्टमेंट राउट्स हैं। किस चीज के इन्वेस्टमेंट राउट है? आदमी के जीवन में दो ही बड़ी समस्याएं हैं अगर वो जिंदा रहा, बच्चों की पढ़ाई और बुढ़ापा। इसके अलावा कोई तीसरी समस्या नहीं है। गाड़ियां, घर वर, ये सब अर्निंग लाइफ की समस्या है, ये तो होती रहती है, चलती रहती है। तो मेरे लाइफ में आज सबसे बड़ा एलिमेंट क्या है? बच्चों की बड़ी पढ़ाई, जो जिसपे खर्चा होगा, और दूसरा सबसे बड़ा एलिमेंट है रिटायरमेंट। अब रिटायरमेंट अगर मेरा गोल है या मेरा एंड ट्रैवल डेस्टिनेशन है, उस ट्रैवल डेस्टिनेशन तक मैं जमीन खरीद के पहुंचना चाहता हूं, मैं सोना खरीद के पहुंचना चाहता हूं, मैं इक्विटी खरीद के पहुंचना चाहता हूं, मैं म्यूचुअल फंड स्टॉक्स खरीद के पहुंचना चाहता हूं, मैं इंटरनेशनल इक्विटीज खरीद के पहुंचना चाहता हूं, या मैं इंश्योरेंस पॉलिसी विच हैज एन इन्वेस्टमेंट एलिमेंट इन इट, वो समझ के। फिर तो वो गाड़ियां हैं आपके डेस्टिनेशन तक पहुंचने की। मैं फर्म बिलीवर हूं कि केवल एक चीज नहीं कर सकते आप, कॉम्बिनेशन से आपको वो रिटायरमेंट के गोल तक और बच्चों की पढ़ाई के गोल तक पहुंचना पड़ेगा। क्या इन्वेस्टमेंट पॉलिसीज अच्छी होती हैं? आज की डेट में मार्केट में 6.25 से 6.5% फुल्ली गारंटेड टैक्स फ्री रिटर्न की पॉलिसी आ रही है। बहुत अच्छा रिटर्न है। 6.5% का रिटर्न आपको अगर 40 साल के लिए लॉक्ड इन है आपकी पॉलिसी में, इट इज अ ब्यूटीफुल रिटर्न। कैन यू मेक मोर रिटर्न्स इन इक्विटीज एंड म्यूचुअल फंड? ऑफ कोर्स यू कैन। कितने लोग हैं जो अपना हाथ रोक पाते हैं इक्विटीज और म्यूचुअल फंड में? कौन है जो इज्जत के साथ ऑनेस्टली 30-30 साल, 20-20 साल इन्वेस्टेड रहता है म्यूचुअल फंड? तो अगर मेरे बच्चे की पढ़ाई में मुझे 2.5 करोड़ रुपए लगने वाला है, उस 2.5 करोड़ में से मैं कितना पार्ट इक्विटी और म्यूचुअल फंड से निकालता हूँ और कितना पार्ट मैं फुल्ली गारंटेड से निकालता हूँ, क्योंकि वो भी एक बड़ा एलिमेंट है, राइट? कि करेक्ट। मैं रहूं ना रहूं, मोदी जी रहे ना रहे, इन्वायरमेंट कुछ भी हो, 2.5 करोड़ में से 75 लाख, 1 करोड़ रुपए मुझे मेरे बच्चे की पढ़ाई के लिए गारंटीड आना चाहिए। अगर वो पहुंचना है आपको वहां तक, तो उसके लिए गारंटेड इन्वेस्टमेंट पॉलिसीज बहुत अच्छी है। नाउ देयर आर अगेन स्कूल्स ऑफ थॉट हियर कि नहीं, ये तो फिर इक्विटी, चलो इक्विटी बहुत बेटर है, मुझे एक आदमी से मिलाओ, 100 आदमी का अगर इंटरव्यू लोगे आप, और एक उसमें से एक बंदा अगर ऐसा मिल जाए जो 20 साल से इन्वेस्टेड है म्यूचुअल फंड में, आज तक टच नहीं किया पैसा, ऐसे लोग होते कहाँ हैं? रेयर है। बहुत रेयर। तो आई थिंक इट शुड बी अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ। फर्स्ट इंश्योर योरसेल्फ, प्रोटेक्शन वाला पार्ट आपका कर लें, उसके बाद फिर देखें कि ये दो गोल्स हैं, रिटायरमेंट और चाइल्ड, इस गोल तक मुझे कौन सी गाड़ी में पहुंचना है। मुझे तेजी पकड़नी है, अगर स्पीड पकड़नी है तो मुझे फ्लाइट से जाना है, तो मतलब आपका म्यूचुअल फंड इक्विटी हो गया। और अगर मैं आराम से जाना चाहता हूँ और गारंटी की पक्का पहुंचूंगा, कुछ लफड़ा नहीं चाहिए, वो ये गारंटीड पॉलिसीज इज अ गुड ऑप्शन फॉर दैट।
ठीक है, ओके, ठीक है। एक इसमें जो मेरा सेकंड क्वेश्चन है, व्हिच इज एसेंशियली अ क्वेश्चन अबाउट पेरेंट्स को कवर करना इन हेल्थ इंश्योरेंस। तो बल्कि इसमें दो चीज़ें हैं। एक तो ये है कि बहुत सारे लोग जो जॉब कर रहे हैं बेसिकली, उनकी कंपनी उनको एक इंश्योरेंस देती है जिसमें कभी कभी आपके पेरेंट्स को भी आप थोड़ा बहुत कवर कर सकते हैं, वाइफ को कर सकते हैं कवर। उसके भरोसे रुकना चाहिए कि नहीं रुकना चाहिए, सेपरेट क्वेश्चन है आई नो, बट सेकंड क्वेश्चन वाज, मेजर क्वेश्चन वाज कि पेरेंट्स को हेल्थ इंश्योरेंस में अगर कवर करना है तो उसका क्या सही तरीका है, बिकॉज मैं अपनी इंश्योरेंस में भी कवर कर सकता हूँ, उनके लिए सेपरेटली भी ले सकता हूँ। तो उस एंगल पे कैसे सोचना चाहिए? नाउ ये अपन दोनों पार्ट कवर करेंगे इसमें कि अनफिट लोगों का इंश्योरेंस और पेरेंट्स का इंश्योरेंस, क्योंकि अपनी वो बात रह गई थी। ठीक है। हमने ये डिसाइड किया कि भाई हम पहले फिट को कवर करेंगे, अभी अनफिट और पेरेंट्स को मर्ज करते हैं। ठीक है। पहली बात तो, फॉर एनीवन ओनली हैविंग योर कॉर्पोरेट हेल्थ इंश्योरेंस इज कंप्लीटली इलॉजिकल. You might say that it's a great health insurance and it has zero waiting periods. Of course, it is all there. बट कोई भी कॉर्पोरेट आपको अनलिमिटेड देने वाले पीएनजी, एचएलएल, लिंक्डइन, ये बहुत मैसिव जो मैमथ्स है ना, इनमें पूरे इंडिया की 0.1111% आबादी काम नहीं करती। तो ये अनलिमिटेड कवर देने वाले लोगों की बात कर रहा था मैं। आई नो कपल ऑफ माय फ्रेंड्स जो पीएनजी में काम करते हैं या लिंक्डइन में काम करते हैं सीनियर लेवल पे, उनके अनलिमिटेड कवर है, पूरी उसमें पूरे स्टाफ का ही अनलिमिटेड कवर है। बट ये बहुत स्मॉल परसेंटेज है भाई। एक्चुअल कवर क्या है? 3 लाख और 5 लाख रुपए। दिस इज द कॉर्पोरेट कवर दैट यू गेट। और इसमें भी इफ यू अंडरस्टैंड द पॉलिसी, देयर आर रूम रेंट लिमिट्स एंड देयर आर कोपेज. सो जस्ट टू हैव अ पॉलिसी इज फाइन, बट ड्यूरिंग लेट्स से अ मूवमेंट ऑफ जॉब्स, जहां ब्रेक पे हो आप अनकवर्ड पड़े हुए हो, आप कल को, आजकल स्टार्टअप का पूरा क्रेज चल रहा है। मैं भी 33 पे आई क्विट अ रेगुलर जॉब एंड मूव्ड इनटू इंश्योरेंस ब्रोकिंग. सो पॉइंट इज कि आप कभी ना कभी, अगर आपको खुद का कुछ करना है, उस जमाने पे जाके फिर आप अगर मम्मी पापा का कवर ढूंढने निकले और आपको एग्जॉर्बिटेंटली एक्सपेंसिव लगा है, प्रॉब्लम है, तो फिर आप नहीं कर पाओगे. तो शुरू से ही वाइल यू स्टार्ट वर्किंग, एंड दीज डेज द गुड पार्ट इज क्या है भाई, हमारी जो फर्स्ट फर्स्ट सैलरीज लगी थी वो बहुत कम होती थी. व्हेन वी स्टार्टेड वर्किंग 7-8 हजार रुपए सैलरी होती थी. आजकल इनिशियल डिसेंट डिसेंट ब्रेक्स मिल रहे हैं लोगों को, 50-60 हजार, 70 हजार सैलरीज है भाई. आपके मम्मी पापा और आपकी पॉलिसी, सबकी पॉलिसी भी मिला दूं, एक यंग बंदा या बंदी और उसके पेरेंट्स की पॉलिसी पूरा मिला के 50 हजार रुपए साल का खर्चा है. Because if you just started your career, let's say you're 25, 26, your parents will not be very old. They'll be हाँ, 55, 54. करेक्ट। सबका मिला के 50 हजार का खर्चा है, तो इतना कोई बहुत बड़ा डील नहीं है. लेना चाहिए, सबको लेना चाहिए, सो दैट आगे जाके दे कैन बी, देखिए अपनी पॉलिसी होती है. आज मेरे पापा को वो उनका घुटने का इलाज कराना है, वो घुटने चेंज कराने हैं, मेरी पास पॉलिसी है, मेरी पॉलिसी है. कोई क्वेश्चन नहीं किधर जाना है, क्या करना है, मेरे को जहाँ कराना है मैं कराऊंगा. So it's a very different zone that you should always have your own policy, uh, even if you have a very good corporate cover. Citibank just recently, I don't know whether you know, Citibank left India. Citibankers had a very good health insurance cover. Now they, जिस जो लोग वहां से निकल के एक्सिस चले गए, जो क्योंकि एक्सिस हैज टू टेकन ओवर सिटी बैंक, तो उनको तो कवर हो गया, लेकिन जो कोई निकल के और कहीं गया या खुद का स्टार्टअप किया, उसके कवर का क्या होगा? उसकी तो बुरी हालत है. 5 हजार एम्प्लॉय था, करेक्ट। तो बहुत चैलेंजेस है. दूसरा एक और अच्छी चीज है कि आप अपने कॉर्पोरेट कवर को भी पर्सनल कवर में बदल सकते हो. सो लेट अस टेक एन एग्जांपल. ईशान एंड अभिषेक आर वर्किंग इन एन ऑर्गेनाइजेशन. Abhishek wants to move on. Abhishek has a 5 lakh rupee health insurance cover and Abhishek was working in this organization for the past 3 to 5 years. तो निकलते वक्त एचआर को अगर वो इन्फॉर्म करता है कि मैं ये मेरी 5 लाख रुपए की पॉलिसी को पर्सनल में कन्वर्ट करना चाहूंगा, आप इंश्योरेंस कंपनी को इत्तला करिए. इंश्योरेंस कंपनी वो इन्फॉर्मेशन लेगी, आपकी पर्सनल पॉलिसी विदाउट एनी वेटिंग पीरियड, क्योंकि उसने 5 साल आपको देख लिया है, निकाल के आपको कन्वर्ट करके देगी और आपको उसका इंडिविजुअल प्रीमियम भरना पड़ेगा वहां से आगे. तो दिस इज ओके। ऑल्सो प्रोविजन दैट पीपल डोंट अंडरस्टैंड. नाउ लेट्स कम टू पेरेंट्स पॉलिसी. इन केस थी, अगर फिट बंदा है, पेरेंट्स हैं, जस्ट बिकॉज ओल्ड है, अगर फिट है तो वही पुराना वाला रूल अप्लाई होता है. ठीक नाउ है। अनफिट में यहाँ सबसे बड़ा प्रॉब्लम है. सबसे अच्छी बात क्या है, इंडिया में आपको बड़ी चीज भी हो गई है, अगर आपको शुगर भी हो गई है और थोड़ा हायर लेवल पे भी शुगर हो गई है, आपकी बीपी है आपको,
हर चीज़ एक वेटिंग पीरियड के बाद कवर है। ओके, और अगर आप थोड़ा एक्स्ट्रा भरना प्रेफ़र करोगे, तो आपके वो वेटिंग पीरियड्स आर अंडर 1 ईयर आल्सो। ओके, जनरली द वेटिंग पीरियड्स आर 3 टू 4 इयर्स फॉर प्री एक्जिस्टिंग इश्यूज। और अगर आपके पास है यू हैव द मूला टू पे, देन 30 डे वेटिंग पीरियड की पॉलिसीज भी है। तो सब कुछ अवेलेबल है। प्रॉब्लम क्या है, बेचने वाला भी सडनली उस सिचुएशन को देख के घबरा जाता है, और इनको तो प्रॉब्लम है। खरीदने वाला ऑलरेडी घबराया हुआ है। तो नॉन डिस्क्लोजर इज लाइक सो रैम्पेंट। छोटी चीज होती है, अरे छोटी चीजें रहने दो कौन सेल्स वाला बोलता है भाई, जो पॉलिसी ले रहा है उसको तो कुछ मालूम ही नहीं। मैं इंश्योरेंस को उनके लिए इतने, जैसे आपके घर में एसी है, गाड़ी है, आपके घर में सडनली एसी चलना बंद हो जाता है। आपके लिए वो बहुत टेक्निकल है, आप कैसे जानोगे कंप्रेसर खराब हुआ है, सर्किट में इश्यू है, किसमें क्या इश्यू, यू डोंट अंडरस्टैंड दैट। सो बाइंग इंश्योरेंस फॉर अ लेमैन इज एज गुड एज दैट। करेक्ट, हम एज फाइनेंशियल एडवाइजर्स एंड हम एज एडवाइजर्स उसको जिस राह पे लेके जाएंगे वो राह पकड़ेगा। अगर मैं बोलता हूँ अरे छोटी सी चीजें रहने दो, तो बोलेगा ठीक है भाई। बट कुछ छोटा नहीं होता इंश्योरेंस में, हेल्थ इंश्योरेंस में। क्यों? क्योंकि व्हेन योर फैमिली इज सिटिंग देयर इन फ्रंट ऑफ द डॉक्टर, तो वो कुछ झूठ नहीं बोलेगी, वो तो बचाना चाहती है आपको। करेक्ट, तो वहां तो हर आदमी सच सच बोलता है। तो डिस्क्लोजर्स करिए। आपके पेरेंट्स की हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी में कोई प्रॉब्लम नहीं है। देर आर इन इंडियन हेल्थ इंश्योरेंस, देर आर पॉलिसी विच विल टेक अ लाइफ टिल 99 ऑल्सो। अच्छा, हाँ, you can start a policy at 97 also, 98 also, 99 also. So there's no age at entry barrier in Indian health insurance. There are certain policy जहाँ barrier होता है, but at large अगर 100 पॉलिसी है इंडिया में, उसमें 80 पॉलिसी में एज बैरियर नहीं है। तो आप कभी भी एंटर कर सकते हो। अगर आप फिट हो तो कोई क्वेश्चन ही नहीं, कोई प्रॉब्लम ही नहीं, और अनफिट हो तो डिक्लेयर करो, और वेटिंग पीरियड के बाद में आप अपना कवर दो। अब एक्सपेंसिव है, हाँ है, एक्सपेंसिव तो है। मतलब फॉर माय 74-year-old फादर, I pay 70,000 rupees for a 5 lakh rupee cover. It's a very good cover. I've been paying for that policy for the last 10 years. हम्म, हाँ, मतलब सामने वाला बोलेगा हाँ जी एक्सपेंसिव है। अगर 3 ही लाख का होता तो भी मेरे को 48-50,000 भरना है, वो तो है, भरना है। But the point is that I have seen cases and I have dealt with them where every year full sum assured is getting utilized. ऐसी करेक्ट, प्रॉब्लम्स हो गई लोगों को, किडनी है, डायलिसिस पे चल रहे हैं, कैंसर हुआ, कीमो चल रहा है, वापस रिलैप्स करता है, फिर वापस आता है, फिर वो कीमो चलता है। वो हर साल बंदा 10-10, 20-20 लाख रुपए का जो कवर होता है उसको क्लेम करता है। तो ऐसे भी केसेस हैं। अब उसको वेस्टेज की तरह लेंगे तो काम नहीं होगा। ऐसे बंदा वेस्टेज देखता है, और गोवा ट्रिप में अकेला जाएगा, 70,000 रुपए में आग लगा के आ जाएगा, वो वेस्टेज नहीं देखता है। तो वो दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। तो पेरेंट्स हेल्थ इंश्योरेंस इज़ नॉट एट ऑल क्वेश्चनेबल। एनीवन कैन गेट इंश्योरेंस। इंडिया में कैंसर सर्वाइवर्स के लिए पॉलिसी आ गई है। इंडिया में एपिलेप्टिक पेशेंट्स के लिए पॉलिसी आ गई है। इंडिया में हार्ट में बाईपास कराने के बाद आप पॉलिसी ले सकते हो फॉर हार्ट, फॉर हेल्थ इंश्योरेंस, फॉर नॉर्मल, हेल्थ इंश्योरेंस। गॉट इट, तो गॉट इट। देयर इज सो मच दैट इज गेटिंग कवर्ड। वन इज चूज द राइट पीपल दैट यू आर बाइंग फ्रॉम। उसको खुद का सब्जेक्ट मैटर समझता है कि नहीं भाई। आज आप आर्किटेक्ट ढूंढते हो अपना घर बनाने के लिए। आप आपके घर के अंदर लीकेज होता है तो आप प्लम्बर को, प्रॉपर बंदे को ढूंढते हो। उसमें भी R&D करते हो आप, कैसा बंदा है। आप खाना खाने जाते हो, साला रिव्यूज पढ़ते हो पहले। जिससे खरीद रहे हो उसको ठोक, बिकॉज सी लाइफ लॉन्ग डिसीजन है। ये चीज आपके साथ 25 साल, 30 साल, 40 साल चलने वाली है। थोड़ा सा R&D कर लो, थोड़ा समझ लो बंदे में क्या दम है क्या नहीं है, or buy from people who understand this business. And the biggest problem is that there are very few such people. I was saying 10% ही प्रोफेशनल है इस पूरी इंडस्ट्री में। नहीं, सो मेरा इसमें एक क्वेश्चन था जो आई थिंक रह गया। सो बेसिकली पेरेंट्स की जब आप इंश्योरेंस ले रहे हैं तो क्या सेपरेट इंश्योरेंस लेना चाहिए या अपनी इंश्योरेंस में ही ऐड करवा लेना चाहिए? आपकी में तो ऐड होंगे ही नहीं। ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, ओके। आपकी में ऐड होंगे ही नहीं, और उसका कोई बेनिफिट भी नहीं है, बिकॉज 24 साल की उम्र पे बच्चे को बाहर हो जाना है माँ बाप की पॉलिसी से। दैट्स अ रूल दैट इज फॉलोड इन इंडियन हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी। यू एज अ चाइल्ड और सन और डॉटर cannot remain a part of the parents policy after 24। तो आप भर सकते हो। आपको जितना आप तो किसी का भी, आप मम्मी का भरिए, आप पापा का भरिए, जिसको भरना है। बट सेपरेट पॉलिसीज होनी चाहिए। एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज, मम्मी कंप्लीटली फिट है, पापा अनफिट है,
पापा की पॉलिसी पे लोडिंग आएगी, क्योंकि मम्मी उसी पॉलिसी का पार्ट है, तो मम्मी का प्रीमियम भी इनडायरेक्टली लोड हो जाएगा। लोडिंग मतलब एक्स्ट्रा प्रीमियम भरना पड़ेगा। जी। क्यों भरना है? पापा की 5 लाख अलग ले लो, मम्मी की 5 लाख अलग ले लो। ओके। पापा को होने दो लोड, मम्मी का तो फ्लैट प्रीमियम चलने दो। हम्म। एंड यूजुअली जैसे आपने बताया कि इनकम के हिसाब से लेनी चाहिए, तो अभी पेरेंट्स तो ऑब्वियसली रिटायर्ड, तो आप अपने इनकम के हिसाब से लो या उनका जो आपकी एक इनकम लेवल था उसके आपकी हिसाब से इनकम और लो। आपकी एबिलिटी, आप कितना, जैसे मैं मेरे माँ-बाप के बीच में टोटल सवा लाख रुपए भरता हूँ। वो पेनफुल है यार, मेरे लिए भी पेनफुल है। आई मेक डिसेंट अमाउंट ऑफ मनी, बट मेरे लिए भी बहुत पेनफुल है। सवा लाख रुपए इज़ अ वेरी बिग अमाउंट। बट फिर मैं ये सोचता हूँ यार, आई स्मोक एंड लेट्स से अ पैक ऑफ सिगरेट्स दैट आई स्मोक इज़ ₹300। 300 into 30 days is 9,000 रुपीज़, और 12 महीने इंटू 9,000 रुपीज़, मतलब 1 सवा लाख रुपए की सिगरेट तुमको मारने वाली है। वो तुमको बुरी नहीं लग रही है, और सवा लाख के मम्मी-पापा का प्रीमियम बुरा लग रहा है, तो बड़ा चैलेंज है। ठीक है। ओके, सो इसमें एक लास्ट क्वेश्चन आई थिंक, देन आई हैव वन, लाइक इफ यू हैव एनी रिकमेंडेशन। जैसे आपने कई बार बोल दिया कि आपको कंपनी से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, बट स्टिल आई वांट टू आस्क यू कि ओके, सो आपने स्मोक की बात की, सो मैं एक केस कवर करना चाहता हूँ, पीपल हु ड्रिंक एंड पीपल हु स्मोक, राइट। सो एक तो क्या है कि पॉलिसी वाला आके स्मोकिंग का जरूर पूछता है कि आप स्मोक करते हो कि नहीं करते हो, वो हमेशा पूछता है। उसका क्या मतलब, और कई लोग डिस्क्लोज नहीं करते हैं, वो डिस्क्लोज करने में उन लोगों को लगता है कि मिलेगा नहीं या कम मिलेगा, तो उसका क्या रहता है। सेकंड, ड्रिंकिंग में मैं ये पूछना चाहता हूँ, लॉट ऑफ टाइम्स आपका जो एक्सीडेंट्स वगैरह होते हैं, अगर आपने ड्रिंक कर रखा है, नॉट जस्ट कार एक्सीडेंट्स, और भी चोट लग सकती है, कुछ भी हो सकता है इन दोज केसेस, या उससे बीमारी हो सकती है, अल्कोहल और स्मोक करने से कुछ बीमारियां हो सकती हैं। तो इन दोनों चीजों का क्या फर्क पड़ता है फाइनली कवर मिलने में भी और इंश्योरेंस मिलने में भी। तो पहले अपन स्मोकिंग का लाइफ और हेल्थ पे इम्पैक्ट देखते हैं। ठीक है। स्मोकिंग का लाइफ पे एकदम सिंपल सा स्ट्रेट फॉरवर्ड रूल है। आप स्मोक करते हो, यू विल पे 40-45% एक्स्ट्रा प्रीमियम कंपेयर्ड टू अ नॉन स्मोकर, एंड दैट इज डिसाइडेड फ्रॉम डे वन। तुम बोलोगे मैं स्मोक करता हूं, तो शुरू से तुमको लोड करके प्रीमियम आ जाएगा, स्मोकर प्रीमियम बोलते हैं उसको, और आप वो प्रीमियम भरोगे। तुम बोलते हो मैं नहीं पीता हूं, तो वो एक टेस्ट ट्रिगर करेगा, उसका नाम होता है कॉटरनाइन टेस्ट। कॉटरनाइन टेस्ट, उसमें निकोटीन पकड़ता है। तो तुम झूठ तो बोल ही नहीं सकते। तुम अगर एक सिगरेट भी दिन की पीते हो, तो कॉटरनाइन टेस्ट तुम्हारा पॉजिटिव ही आने वाला है। तो उसमें निकला। अच्छा, फिर ऐसा क्यों नहीं करना चाहिए? उससे हिस्ट्री खराब होती है। अंडरराइटर बोलेगा अच्छा यू आर ट्राइंग टू प्ले स्मार्ट विद अस, तुम तो पीते हो लेकिन तुम झूठ बोले। क्या क्वार्टरनाइन टेस्ट गलत होता है, नेगेटिव होता है? 1 in 1000 केसेस क्वार्टरनाइन टेस्ट रीडिंग गलत जा सकती है, जहां फिर क्लाइंट खुद से आता है सामने, यू प्रूव इट टू मी दैट आई एम स्मोकर, डू इट, रिपीट रिपीट कराओ मेरा टेस्ट, तो फिर वो नेगेटिव आ जाता है। तो उसको तो प्रीमियम एक्स्ट्रा लग गया। अब उसकी डेथ हो जाए कोई प्रॉब्लम नहीं, कैंसर हो जाए, उसको कुछ भी हो जाए, ऑल कवर्ड। सब कवर्ड है, ठीक है। ऑल एक्सेसिव स्मोक कर ले, फेफड़े बाहर आ जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है। अब बात करते हैं हेल्थ इंश्योरेंस की। हेल्थ इंश्योरेंस में वो आपसे पूछता है स्मोकिंग का, ऑफ कोर्स पूछता है। स्मोक का डिस्क्लोजर करना इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है मैं कितनी भी सिगरेट पी के अपने को लंग कैंसर करा सकता हूं। अगर कॉज ऑफ दिस प्रॉब्लम इज क्लियरली आइडेंटिफाइड एज स्मोकिंग, 95% chances that your claim will be denied. ओके। 5% chances that the claim will go through only as a goodwill gesture from the insurance company side. क्यों? जनरल इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस बहुत सिंपल बातें बोलता है। साइंस है वो आर्ट नहीं है। वो बोलता है सेल्फ इन्फ्लिक्टेड कोई चीज अलाउड नहीं है। तुम्हें मालूम था तुम दिन में 25 सिगरेट 20 सिगरेट पियोगे तुमको लंग कैंसर होगा, और डब्बे पे भी लिखा रहता है, हर जगह लिखा रहता है, पान वाले के यहाँ लिखा रहता है, चेतावनी है। फिर भी तुम पीते थे, और तुम्हारी ये जो कंडीशन है ये सेल्फ इन्फ्लिक्टेड है। मैं दूसरे पॉलिसी होल्डर्स का नुकसान नहीं कर सकता, क्योंकि फाइनली हम जैसे 100-50 हजार लोग मिले, हमने पैसे इकट्ठे किए, जिसको प्रॉब्लम आई उसको पैसे दिए। हम तो सीधे सीधे जा रहे हैं। करेक्ट। और तू बना हुआ नशेड़ी, अगर तू नशेड़ी बना है तो तुमको ये क्लेम नहीं मिलेगा। दैट्स सो 5% चांसेस कुड बी सम इंश्योरर टेक्स अ व्यू, चलो दे दो यार। 95% chances the claim will be declined. Same happens with alcohol consumption in health insurance. अच्छा। In life insurance, there is no connect of alcohol consumption to your premiums. ठीक है। It is a lifestyle issue. जैसे ही तुम अल्कोहल बोलते हो उसका कान खड़े होते हैं,
और वो मेडिकल में लिवर वाला जो मेडिकल निकल के आता है उसको बड़ा ऐसे करके देखता है। इसको फैटी लिवर तो नहीं है ग्रेड 2 ग्रेड 3 क्योंकि ये शराब पीता है। अगर आप करेक्ट। बोलते हो आप नॉन ड्रिंकर हो तो भी वो आपका लिवर फंक्शन टेस्ट तो कराने ही वाला है। अ, अ, और वो ये देखता है कि तुम कितनी क्वांटिटी कंज्यूम करते हो इंश्योरेंस में, लाइफ इंश्योरेंस में। तुमने उसमें लिखा 750 एमएल पर डे तो वो तो तुमको पॉलिसी नहीं देने वाला। अच्छा। प ओके। एक्सेसिव ड्रिंक पे तुमको पॉलिसी ही नहीं मिलेगी, उसे तो उधर ही ऑन द स्पॉट डिक्लाइन कर देगा। लाइफ बट इंश्योरेंस मतलब हाँ, टर्म इंश्योरेंस से नहीं मिलेगा आपको। हाँ, ओके। बट तुम लेट अस से तुम पीते हो लेट्स से 4 ड्रिंक्स इन अ वीक, 5 ड्रिंक्स इन अ वीक तो पॉलिसी देगा, उसपे प्रीमियम पे भी कोई इम्पैक्ट नहीं है, बस मेडिकल में ध्यान से देखेगा कि कि कोई गड़बड़ इश्यू तो नहीं है पहले से। कोई इश्यू तो नहीं हो रहा है बिकॉज़ ऑफ अल्कोहल। उसमें फैटी लिवर आएगा आपका ग्रेड 2 ग्रेड 3 ग्रेड 2 पे प्रीमियम लोड करेगा, ग्रेड 3 पे डिक्लाइन कर देगा। तो दिस इज़ हाउ एंड सेम कांसेप्ट हेल्थ में अल्कोहल पे है। तुम पीते गए तुमको लिवर सिरोसिस हो गया, नहीं मिलेगा कवर। तो सेल्फ इन्फ्लिक्टेड जैसे जैसे आपने क्वेश्चन पूछा, मैं पी रहा था और पी के मैंने गाड़ी चलाई। मुझे मालूम है ना पी के गाड़ी चलाना गलत है और एक्सीडेंट हुआ, तो ना गाड़ी का क्लेम मिलेगा, ना पिए हुए इंसान को हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम मिलेगा। ओके। मैं रॉन्ग साइड पे जा रहा था, गाड़ी चला रहा था, सेल्फ इन्फ्लिक्टेड है ना। तुम एकदम नॉर्मल थे, तुम रॉन्ग साइड पे गाड़ी चला रहे थे एंड वो जब एक्सीडेंट हुआ तो उस एफआईआर पे लिखा हुआ है बंदा रॉन्ग साइड से जा रहा था। अगेन 5% गुडविल जेस्चर में दे दे 95% चांसेस आर द क्लेम विल बी टेकन। सी इसी सब को लोग बोलते हैं अरे ये सब चोर है। अरे चोर कैसे है भाई? तू सीधा सीधा जीवन जी ना भाई, तू इधर गोल गोल घूम घूम के जीवन जिएगा तो कैसे तुमको क्लेम मिलेगा? स्मोकिंग से और अल्कोहल से जैसे हार्ट अटैक को भी लोग लिंक करते हैं, बट हार्ट अटैक के अदर कारण भी होते हैं। बट ऐसा पॉसिबल है कि किसी को हार्ट अटैक हुआ और वो स्मोकर था, तो अब उसको नहीं मिल रहा है क्लेम नहीं क्लेम? मिलेगा। डॉक्टर क्या लिख के देता है सारा गेम उस पे। अच्छा, डॉक्टर ने लिख दिया स्मोकिंग की वजह से हार्ट अटैक हुआ है, या स्मोकिंग इज वाज अ रीजन ऑफ द हार्ट अटैक, तो नहीं मिलेगा आपको क्लेम बिकॉज स्मोकिंग See, के उसमें नहीं मिलता है। smoking is a reason for cholesterol buildup. Cholesterol buildup is a reason for heart attack. Now, it is also age relevant. 30-35 साल 40 साल की उम्र पे स्मोक से कोई किसी को हार्ट अटैक नहीं आएगा क्योंकि करेक्ट। स्मोक स्मोक बिल्डअप होता है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। सो whatever is the doctor associating this cause with, what is the cause underlying issue क्या है? जैसे मेरे नाना जी की डेथ हुई 67 68 के थे, बहुत स्मोक करते थे। उनकी क्लियर डेथ पे कॉज डॉक्टर ने बोला दिस इज बिकॉज ऑफ स्मोकिंग हिज लंग्स हैव श्रंक, खत्म ही हो गई है लंग्स। तो इट इज क्लियर, सीधे सीधे नहीं मिलेगा जी। कनेक्टेड है। जहां पे जो भी डॉक्टर रीजन लिख के दे रहा है दैट विल बी द इंश्योरेंस कंपनी व्हाट दे विल गो बाय एंड बेसिस दैट दे विल डिसाइड। तो टर्म तो इंश्योरेंस मिलता है ऐसे केसेस में? नहीं, कहाँ सॉरी, नहीं मिलता है। टर्म भी नहीं मिलता, हेल्थ हेल्थ तो मिलेगा चलो। टर्म? ना टर्म तो वंस डिस्क नहीं, टर्म में पॉलिसी ही नहीं मिलेगी एक्सेसिव पे। टर्म में पॉलिसी ही नहीं मिलेगी। वंस यू गेट इनटू द पॉलिसी डिस्क्लोज हम्म। करके उसने सब मेडिकल कर लिया, उसके बाद तुम पी के मर जाओ, कुछ भी करो, कोई नहीं, कवर मिलेगा ही मिलेगा। टर्म इंश्योरेंस में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तुम रॉन्ग ठीक। साइड जा रहे हो, ठोक दी गाड़ी, मिलेगा। ओके, ठीक है। ड्रिंक सो एंड ड्राइव मिलेगा। गॉट इट। ठीक है, सो लास्ट टू लाइक जस्ट कंक्लूडिंग क्वेश्चंस। तो एक तो सिर्फ एक चीज ये कि जब मैं पॉलिसी ले रहा था तो मैंने एक इशू फेस किया कि इंटरनेट पे बहुत सारा डेटा अवेलेबल है, बहुत अलग अलग लोग अलग अलग चीज बोलते हैं, तो ऐसे टाइम पे मन करता है आप किसी से बात करके पॉलिसी लो, जैसे आप भी अभी हम बात कर रहे हैं। सो इज देयर अ प्लेस या फॉर यू आल्सो लाइक इन योर ऑर्गेनाइजेशन डू यू आल्सो डू दिस कंसल्टेशन जहाँ पे कोई बात भी कर सके और समझ सके, बिकॉज यूजुअली लोग सिर्फ पॉलिसी परचेज ही कर रहे होते हैं, लोग बात करके जैसे समझ ही नहीं पाते कि कैसी पॉलिसी लेनी चाहिए। दिस इज माय फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड, आपका आंसर मुझे ऑलरेडी पता है, बट स्टिल डू यू हैव एनी 1 2 और 3 प्रेफर्ड कंपनीज जिनसे ले लेना चाहिए? ज्यादातर सब कुछ उनके जो टर्म्स हैं, ज्यादातर अच्छे टर्म्स जिन्होंने लिखे हुए हैं। ओके, पहला पॉइंट जो आपने बोला, देयर आर लॉट ऑफ प्लेसेस वेयर यू कैन गो एंड टेक एडवाइस। You need to understand who are you talking to, who's on the other side of the phone or the call. Does he understand the subject matter or not? Policy बाजार है, the biggest insurance marketplace in the country. हम हैं, हमारे पास में तीनों सेवाएं उपलब्ध हैं। आपको मिलना है, आज आप दिल्ली में बैठे हो, आप मुझे अभी बज रहा है 6:15 आप बोलोगे ना 7:20 पे बंदा चाहिए मुझे,
तो बंदा आपके पास ऑफिस आपके पहुंच जाएगा, घर पहुंच जाएगा। तो हमारे पास तीनों मॉडल हैं, जहां आप मुझसे फोन पे भी बात कर सकते हो, आप मुझसे वर्चुअली जैसे हम बात कर रहे हैं वैसे भी कर सकते हो, और आप फिजिकली किसी को मिल भी सकते हो इन ऑल दी 7 मेट्रोज एंड फॉलोड बाय दैट इन अबाउट 23 मोर सिटीज। तो हमने तीनों तरीके ओपन करके रखे हुए ओके। हैं। वी वुड कंसिडर आवरसेल्व्स प्रोबेबली नॉलेज लीडर्स, बिकॉज हमको ऐसा लगता है कि हमारा पेशा डॉक्टरी की तरह है। अगर हमने गलत प्रिस्क्रिप्शन लिख दिया, गलत दवाई लिख दी, तो बंदा बड़ा परेशान होगा। और हम इसको जेनरिक तरीके से नहीं लेते हम कि हो गया चल गया टाइप। हम पूरा ऑर्गेनाइजेशन बिलीव्स दैट नॉलेज इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। देन अदर पीपल आल्सो आई एम श्योर लाइक अस, बट हम थोड़ा सा इस चीज को लेके ज्यादा क्रेजी हैं, ज्यादा फोकस्ड है कि हमारे टीम में, हमारे स्टाफ में जो भी लोग काम कर रहे हैं, यू विल जनरली फाइंड देम very up to date and very, at a good knowledge level in terms of understanding. एक आध और नाम लेना चाहूंगा, डिट्टो करके एक है, बैंगलोर बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन, दे आर आल्सो डूइंग वेल, अगेन a decently learned team. So there are a couple of places where you can definitely go. Don't try and see प्रॉब्लम क्या है। मैं उनको जानता हूँ, उनसे मैं खरीद लूंगा। वो जानने वाले को उसका काम आता है कि नहीं आता, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको वो जानता है, वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। क्योंकि आज से 20 साल बाद आपकी उससे जानकारी कैसे रहने वाली है, और आपका उससे क्या कनेक्ट रहने वाला है, आपसे उसका क्या रिलेशन रहने वाला है, यू डोंट नो। व्हेन यू करेक्ट। नीड दिस इंश्योरेंस, व्हेन इट किक्स इन, व्हेन द प्रॉब्लम हैपेंस, imagining that I will be able to deal with the insurer alone is not right. It is not because the insurer does not want you to deal with them alone. सी, एक हॉस्पिटल है, एक हॉस्पिटल का टीपीए डेस्क है, एक इंश्योरेंस कंपनी है, उसकी क्लेम टीम है, और आप हो, और डॉक्टर है। चारों के बीच में एक कोई कॉमन टच पॉइंट चाहिए जब आप बेड पे पड़े हुए हो, आपके लिए बात करने वाला। इसीलिए तो 15% रिन्यूअल कमीशन है हेल्थ इंश्योरेंस में। क्यों है 15%? मैं अगर आपको एक पॉलिसी बेचता हूँ ईशान, तो मुझे पहले साल में 15 से 20% आएगा। हर साल उसके बाद आपके बढ़ते हुए प्रीमियम पे मुझे 15% आता है। 15% इज अ वेरी ह्यूज अमाउंट, राइट? क्यों है? एक ही ऐसी पॉलिसी है जिसमें इतना हाई रिन्यूअल है। लाइफ इंश्योरेंस में रिन्यूअल 2% होता है। इसलिए है कि मुझे ईशान के से कनेक्टेड रहने में ये मेरा फायदा है। और मैं फिर भी अगर नहीं, ये फायदा मैं निभाता नहीं इस चीज को कि ईशान के प्रीमियम पे मैं 15% कमाता हूँ, 15% कमाता हूँ, फिर भी नहीं निभाऊंगा, तो मैं तो आई हैव नो राइट टू डू दिस बिजनेस, राइट? गॉट इट। We clearly tell people that this is a very clear mathematical understanding that on your premiums I will make 15%, and that is why I'm there to service you for your entire life. अंडरस्टूड। ठीक So है। I think we are uh, one of the, I won't say the best, but I would say that we are one of the best people to buy insurance from. So uh, people can go to oneinsure.com. There's no spamming policy there. We ask you to fix up an appointment. Instead of we telling you, give me a number, I will call you. You can go fix up your appointment as per your availability, and then one of our experts will come to you and explain you everything. ओके, ठीक है। और कोई कंपनी रिकमेंडेशन है आपकी, मतलब नॉट ब्रोकर कंपनी, द कंपनी जिनसे आपको लेना चाहिए? और आपने बोला कि सब एक ही जैसा है क्योंकि रे इंश्योरेंस से सब कुछ आ रहा है, बट स्टिल कुछ अगर इफ यू हैव एनीथिंग, क्योंकि लोगों को क्या है, बहुत मुश्किल होती है समझने में कि आप किसी भी कंपनी का इंश्योरेंस ले लो, पीछे तो सेम ही वो बैठा है, बट स्टिल इफ यू हैव एनीथिंग। सी, बड़ा बायस्ड ओपिनियन है, बट ओके। सो लाइफ इंश्योरेंस, आईसीआईसीआई, बजाज, बिरला, टाटा, एचडीएफसी, मैक्स, good brands, uh, good customer oriented processes, uh, good underwriting. Good underwriting, when I'm saying is, बात करते हुए, समझते हुए क्लाइंट के साथ अंडरराइटिंग। एक होता है ना किताबी अंडरराइटिंग, मुझे जो मन है मैं वो करूंगा, तुमको जो बोलना है बोलते रहो, वैसा नहीं, थोड़ा अच्छा है। तो ये आपके लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी हो गई। एम आई सेइंग अदर्स आर बैड? नो, बट हाँ। ये हमारा, मुझे ऐसा लगता है हम जो डील करते हैं, तो आई थिंक दीज आर गुड फॉर योर हेल्थ इंश्योरेंस।
I think Tata, HDFC, even केयर, मेरे पास खुद केयर की पॉलिसी है, इज अ वेरी गुड कंपनी, एंड बजाज एक्सीलेंट, मतलब बहुत ही बढ़िया क्लेम एक्सपीरियंस और बहुत अच्छी कंपनी. So I think, broadly speaking, this, see, I'll tell you, it's a very competitive market. No one can, in this market, really, कोई अपने तरीके से चल नहीं सकता, सब कस्टमर फ्रेंडली सबको होना ही पड़ेगा. किसी के कुछ प्रोसेसेस लकूनाज है, किसी के कुछ प्रोसेस डिफरेंट है, दैट्स अ पॉइंट. बट आई थिंक विद योर जनरेशन, कमिंग अप, एंड आप लोगों की जनरेशन के जो लोग हैं, वो लोग जब इसमें और तेजी दिखाएंगे, जब ये ज्यादा बाइंग होगा, तो बहुत डिफरेंट लेवल पे इन कंपनियों को भी कस्टमर सेंट्रिक बनना पड़ेगा. Correct. आज क्या है, मेरे साथ कुछ होता है तो प्रॉब्ली आई एम नॉट सो सोशल मीडिया savvy कि मैं जाके अभी सोशल मीडिया पे इनको अटैक करके ठीक कर सकता हूँ. बट यू गाइस कैन डू दैट, राइट? यू आर glued on to that. So I Yeah. think more customer centric processes and more customer friendly processes um will evolve from here, and I think it's going to be good for the overall industry. Okay. No, and on that note, I think thank you so much for your time. I think बहुत कुछ I asked you, I think you answered very transparently. So I'm hoping कि जिसको भी पॉलिसी लेना है या जो आगे सोच रहा है लेने के बारे में, it should help them. बाकी I'll share the feedback with you how it comes and everything. Thank you so Okay, much for your time. right.